हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बताओ, देखिए, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का किसने किसको दिया था ये? अशोक परमार कहां से आया था? कौन से युद्ध में भाग लिया? कितने प्रकार के कर? भू राजस्व? लेने का तरीका? बिना पैसे दिए काम करवाना? लड़कियों की शादी पे कर? किसने लगाया? कब लगाया? सामंत द्वारा राजा का कर? जनता पे किसने लगाया? कब लगाया? कौन से गांव से आंदोलन शुरू हुआ? कौन से किसानों द्वारा? किसके कहने पे? कौन कौन से दो बंदे गए? किससे मिलने के लिए गए? जांच अधिकारी कौन आया? पहले चरण के नेता कौन कौन थे? प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और साधु सीताराम दास दूसरे चरण में किसको लाए? कौन सा बोर्ड बनाया गया? कब बनाया गया? कौन से त्योहार के दिन? किसके द्वारा? कहां पे? अध्यक्ष कौन थे? सेवा समिति कौन सी बनी? कौन सा पर्चा प्रकाशित किया गया? कौन से एक नेता जुड़े और वो पहले कौन से ठिकाने में नौकरी करते? 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? किसने प्रस्ताव रखा? बाल गंगाधर तिलक। किसने विरोध किया? 1920 का अधिवेशन कहां हुआ? कहां पे हुआ? पीछे वो क्या हो रहा है? अरे तुम क्यों खड़े हो रहे? डांस हो रहा, लड़की नाच रही है, जाए बेटा। देख कैसे रहे, इसको देख। मुझे लगा क्या काम चल रहा है क्या उधर को। चलो ठीक है। उसके बाद बताओ कहां तक पूछ लिया? हाँ, 1920 का अधिवेशन कहां हुआ? नाग। इसमें किसने नैतिक समर्थन दिया? विजय सिंह पथिक ने। किसानों की प्रदर्शनी। कितने जांच आयोग बनाए गए? 1919 वाले जांच आयोग के मेंबर बताओ। अमर सिंह और अफजल अली। 1920 वाले के समझौता कब हुआ? एजीजी कौन आया? पॉलिटिकल एजेंट? सचिव? दो मंत्री? प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहार लाल। किसानों की तरफ से कौन कौन आए? मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी, माणिकलाल वर्मा। कितने कर माफ किए? बंदोबस्त अधिकारी कौन था? उसने कौन सी जमीन पे कर बढ़ा दिए? किसके कहने पे जमीनें लौटा दी गई? सामंत ने उन जमीनों को। विजय सिंह जी अलग कब हो गए? गांधी जी ने किसको भेजा? बजाज जी किसको छोड़ गए? फाइनली समझौता कब हुआ? मेवाड़ के प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। किस किसने फतेह सिंह को लेटर लिखे थे? तिलक का अखबार? गणेश शंकर विद्यार्थी का? कहां से छपता? कितने दिनों में? प्रेमचंद जी का उपन्यास? माणिकलाल वर्मा का गीत? विजय सिंह जी का? बाकी गीत किसने गाए? माणिकलाल जी का स्कूल चलाते? बिजोलिया राजस्थान का पहला संगठित, ये विश्व का सबसे लंबा। राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए किसानों ने बाहर से किसी प्रकार का चंदा ग्रहण? राजस्थान को कौन से आंदोलन से जोड़ा? किसानों में राजनीतिक चेतना का? रूस की कौन सी क्रांति से प्रभावित था? महिलाओं ने भी इसमें? कौन कौन महिलाएं? कई राजनीतिक संगठनों का सहयोग मिला, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। बेगू मेवाड़ रियासत का आंदोलन कब होता है यहाँ पे? कौन सी जगह से? कौन से किसानों ने? नेता कौन थे उनके? कितने प्रकार के कर? भू राजस्व? लेने का तरीका? और बिना पैसे दिए काम करवाना? समझौता कब हुआ? किसने करवाया? कहां पे करवाया? बेगू के सामंत कौन थे? किसने कहा बोल्शेविक समझौता है? ट्रेंच। और अनूप सिंह को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया। और किसको सौंप दिया गया? किसको सौंप दिया? अमृत। इतना ही बेटा। अहिंसक आंदोलन, ठीक। नहीं तो गिरफ्तार को हिंसा थोड़ी कहते। हिंसा का मतलब माथा फोड़ना। हाँ, ओबीसी होते। गांधी जी कितनी बार गिरफ्तार हुए? कभी तूने कहा गांधी जी हिंसक थे? हाँ हाँ, पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे।
सुन लो तुम, एक तो थोड़ा सा सुन लो रे मेरी बात। हमने 57 की क्रांति पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे प्रजामंडल। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे एकीकरण। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम फ्रीडम फाइटर। क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर स्वतंत्र सेनानी में जो महिलाएं आएगी वो भी पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संगठन। क्या पढ़ेंगे? जीते ये संगठन, राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, इनका अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। बीच में अभी इनको करना शुरू कर दिया तो खिचपीच हो जाएगा, फिर ये समझ में नहीं आएगा, फिर तो रमा देवी पढ़ानी पड़ेगी बीच में। तो आंदोलन पढ़ेंगे, रमा देवी पढ़े, वरना रमा देवी का सेपरेट चैप्टर होगा, वहां रमा देवी पढ़ लेंगे अपने। आगे बात समझ में? चलो लिखो, देखिए आगे लिखो अब। ट्रेंच जांच अधिकारी बनाया गया। यहाँ पे जांच अधिकारी कौन बनाया गया? कहा ट्रेंच को, कहा भाई तुझे पता नहीं बोल्शेविक समझौता, हाँ कि जा जांच करके आ, तो ट्रेंच को जांच अधिकारी के रूप में भेजा गया। लिखो, इसी में कंटिन्यू करो, आगे लाइन छोड़ के चेंज करके आगे लिखो। ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाया गया। ट्रेंच वॉज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर। ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाया गया। ट्रेंच वॉज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर, कि भाई तू जाके जांच कर क्या मामला चल रहा है। ट्रेंच आया भाई बेगू, और ट्रेंच ने किसानों को आकर लो भाई बात करो, बताओ तुम्हारे क्या समस्या है। किसानों ने कहा पक्का बता दें क्या समस्या है? हाँ बतानी पड़ेगी समस्या। क्या समस्या एक ही है कि क्या है कि तू मंगते अच्छा भला समझौता हो गया था हमारा, तू वहां बैठा बैठा कह रहा था कि ये कौन सा समझौता है, इसलिए तेरे से तो हम कोई भी बातचीत, बॉयकॉट ट्रेंच, ट्रेंच का बहिष्कार किया जाए। इसलिए ट्रेंच जहां भी जाता किसान वहां आते ही नहीं, तो ट्रेंच परेशान हो गया। एक दिन ट्रेंच को समाचार मिला कि किसान इकट्ठे हो रखे हैं गांव में। गांव का नाम था गोविंदपुरा। क्या नाम था गांव का? कौन से गांव में इकट्ठे हो रहे किसान? 13 जुलाई 1923। कौन सा दिन है? कौन से गांव में इकट्ठे हो रखे? और ट्रेंच चला गया। ट्रेंच ने कहा चलो किसान मेरे पास नहीं आ रहे, मैं किसानों के पास चला जाता हूँ। ट्रेंच वहां गया, ट्रेंच को देखते जैसे ट्रेंच सामने आया, किसानों का अरे तो वो गोरी आ गया, ट्रेंच आ गया, चलो चलो अपने नहीं बात करेंगे इससे। और किसान वहां से उठ के चले। ट्रेंच को गुस्सा है, ट्रेंच फायरिंग कर गया। उस फायरिंग में 2 किसान शहीद हो गए, रूपा जी और कृपा जी। कौन कौन 2 किसान शहीद हुए? रूपा जी और कृपा जी। कौन से किसानों का आंदोलन थे? धाकड़। तो 2 हो गए, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी। आज भी आप कभी बेगू जाएंगे तो बेगू वाले कॉलेज का नाम है रूपा जी कृपा जी धाकड़ महाविद्यालय बेगू। तो रूपा जी और कृपा जी धाकड़ कौन से आंदोलन में शहीद हुए? बेगू। कौन सी जगह शहीद हुए? गोविंदपुरा। कब शहीद हुए? किसने फायरिंग की थी? लिख लो, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा मर्डर केस या गोविंदपुरा ट्रेजेडी। गोविंदपुरा ट्रेजेडी लिख लो। गोविंदपुरा ट्रेजेडी लिख लिया? कब हुई गोविंदपुरा ट्रेजेडी बताओ देखे? 13 जुलाई 1923। आगे लिख लो। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। नाम लिख लो दोनों के, रूपाजीत धाकड़ और कृपाजीत धाकड़। कौन कौन 2 किसान शहीद हुए नाम बताओ? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। किसमें शहीद हो गए? गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुआ था? 13 जुलाई 1913 7-23। कब हुआ था? कब हुआ? किसका साथ? कब हुआ था? 13/7। कौन सा हत्याकांड हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड। सरकार को लगा कि अरे यार मामला तो बढ़ रहा है यहाँ पे, तो सरकार ने कहा पहले तो रामनारायण चौधरी गिरफ्तार करो, ज्यादा नेतागिरी करें सेठ जी इधर थोड़ी, इनको गिरफ्तार किया जाए। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि रामनारायण जी को गिरफ्तार भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं बैठा हूं।
और मैं आ जाऊंगा इधर, तो विजय सिंह पथिक यहाँ बेगू आ गए। अभी तक रामनारायण जी गिरफ्तार हुए नहीं थे, उससे पहले कौन आ गए? विजय सिंह। कि भाई रामनारायण जी गिरफ्तार करेंगे तो बाद नेतृत्व कौन कर लेंगे? विजय सिंह पथिक। तो सरकार ने कहा पहले विजय सिंह को ही कर लो, तो विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, तो बाद आंदोलन धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो गया, फिर 1925 तक ज्यादा दिन की बातें भी मान मोन ली थी। लिख लो, लाइन चेंज करके लिखो। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को, 10 सितंबर 1923 एडी, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को, 10 सितंबर 1923 एडी, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। तो बेगू वाला आंदोलन बेगू में तो हो ही रहा था, बेगू जगह का नाम है, वहां हो रहा था। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। दो गांव और महत्वपूर्ण गांव है जिनके नाम लिख लो। लिखो आंदोलन के केंद्र, इसी में लिख लो आंदोलन के केंद्र, सेंटर ऑफ मूवमेंट। एक गांव का नाम था चांदखेड़ी, एक गांव का नाम था मंडावरी। चांदखेड़ी और मंडावरी। चांदखेड़ी और मंडावरी। कोई पूछ ले भाई चांदखेड़ी तथा मंडावरी नामक स्थान कौन सी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो कौन से आंदोलन से? बेगू आंदोलन से। याद रह जाएगी बात। चलो अगला पढ़ते हैं। देखो सुनना एक बात थोड़ी सी। किसी भी रियासत में एक जमीन होती राजा के पास, बाकी जमीन होती सामंतों के पास। एक जमीन तो किसके पास होती? राजा। बाकी कौन सी होती? जो जमीन सामंतों के पास में होती इसको बोलते जागीर। क्या बोलते? या इसको बोलते ठिकाना। क्या बोलते? जो राजा के पास होती इसको बोलते खालसा। क्या बोलते? वह भूमि जो राजा के पास होती क्या कहलाती? खालसा। वह भूमि जो सामंतों के पास होती क्या कहलाती? जागीर। इसे बिजोलिया और बेगू जागीर है। बिजोलिया और बेगू क्या है? तो मतलब बिजोलिया और बेगू वाले आंदोलन सामंत के खिलाफ। किसके खिलाफ है? सामंत के खिलाफ है। सामंत टैक्स लगा रहा है उन पे, तो सामंत के खिलाफ आंदोलन किया जाने। ठिकाने के आंदोलन है या किसके आंदोलन है? जागीर के आंदोलन। लेकिन यहाँ खालसा में भी एक आंदोलन हुआ था। तो अगला हेडिंग डाल लो, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। तीसरा पढ़ लो। दो पढ़ लिए, बिजोलिया और बेगू। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन, मूवमेंट ऑफ खालसा रीजन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन, मूवमेंट ऑफ खालसा रीजन ऑफ मेवाड़। अच्छा हमने दो पढ़े उधर, हमने पढ़ा बिजोलिया कौन से किसानों ने किया? धाकड़। बेगू कौन से किसानों ने किया? धाकड़। खालसा वाला किया था जाट किसानों। किसने किया था? लिख लो। यह आंदोलन मेवाड़ के जाट किसानों द्वारा किया गया था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय जाट फार्मर्स ऑफ, जाट फार्मर्स ही था। लिख लो, यह आंदोलन जाट किसानों द्वारा किया गया था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय जाट फार्मर्स। यह आंदोलन जाट किसानों द्वारा किया गया था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय जाट फार्मर्स। अप्रैल 1921 में उदयपुर से आंदोलन शुरू हुआ। कहां से शुरू होता है? वही भाई खालसा। खालसा राजा वाला इलाका, राजा की राजधानी कौन सी है? उदयपुर। तो आंदोलन कहां से शुरू होगा? उदयपुर। लिख लो, अप्रैल 1921 ईस्वी में, इन अप्रैल 1921 एडी। अप्रैल 1921 ईस्वी में, इन अप्रैल 1921 एडी, यह आंदोलन उदयपुर से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम उदयपुर। यह आंदोलन उदयपुर से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम उदयपुर। यह आंदोलन उदयपुर से प्रारंभ हुआ था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम उदयपुर। नेता लिख लो, गोकुल जी। नेता कौन है? गोकुल जी। तो किसानों ने कहा भाई अपनी मीटिंग वीटिंग करते हैं कुछ। तो किसानों ने अपनी पहली मीटिंग की थी वो उदयपुर में। यहाँ गांव पड़ता है पोड़ोली। कौन सा गांव है? लिखो, पोड़ोली सम्मेलन, पोड़ोली कॉन्फ्रेंस।
दिसंबर 1921। पोडोली कॉन्फ्रेंस कब हुई? पोडोली कॉन्फ्रेंस बताओ देखिए। दिसंबर 1921। अच्छा, पोडोली कॉन्फ्रेंस में किसान इकट्ठे हुए और दो बातें की गई। देखो 1921 के आसपास से आपका शुरू हुआ था बेगू। 1921 में आपका बिजोलिया वाला जो है वो अपने पीक पे एकदम है ना, कि बिजोलिया में उधर जांच आयोग भी बन रहे हैं 19-20 के अंदर। बिजोलिया वाले बार बार कांग्रेस के अधिवेशनों में जा रहे हैं, तो 21 में एकदम उफान पे था, इसलिए 22 में बिजोलिया वालों से समझौता करना पड़ गया था। तो बिजो हम पढ़ते हैं ना कि बिजोलिया ने प्रेरणा स्रोत का काम किया था, देख लो सब जगह बिजोलिया की प्रेरणा के सारे आंदोलन है। तो इन लोगों ने तो बाकायदा डिसीजन लिया कि हम आंदोलन को वैसे ही चलाएंगे जैसे बिजोलिया चल रहा है। कैसे चलाएंगे? जैसे संगठन बनाएंगे, अहिंसक रखेंगे, मीटिंग करेंगे, अखबार निकालेंगे, उस प्रकार से चलाया जाएगा। तो मीटिंग की जाएगी, तो मीटिंग कहाँ करेंगे? तो इनका अपने अगली जो मीटिंग होगी वो मीटिंग करेंगे मातृकुंडिया। कहाँ करेंगे? चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम क्या है? वैशाख पूर्णिमा का मेला पड़ता है यहाँ। कौन सा मेला पड़ता है? वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा मेला पड़ता है यहाँ पे। और आसपास के जो लोग हैं वहां के, वो वहां पे अपने अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जैसे अपने कि कोई मर जाता है तो अस्थियों का विसर्जन करके आते हैं हरिद्वार। कहाँ करके आते हैं? वहां आसपास की कई जो ट्राइब्स वगैरह वो अपने अस्थियों का विसर्जन कहाँ कर देती है? मातृकुंडिया। इसलिए मातृकुंडिया को बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार। क्या कहते हैं? तो पवित्र जगह थी। मैं कल ही आपको बता रहा था कि अपने ज्यादातर आंदोलन, ज्यादातर मीटिंग या तो किसी मंदिर के आसपास हुई है या किसी मेले के दिन की गई, ताकि लोग अपने आप इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। तो पड़ोली सम्मेलन में दो डिसीजन लिए गए। क्या क्या डिसीजन है? आंदोलन कैसे चलाया जाएगा? बिजोलिया की तरह। नेक्स्ट समिट कहां बुलाई जाएगी? मातृकुंड। कहां बुलाई जाएगी? लिखो लिखो, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजन ऑफ समिट। सम्मेलन के निर्णय, डिसीजन ऑफ समिट। सम्मेलन के निर्णय, डिसीजन ऑफ समिट। एक नंबर लगा के लिखो। आंदोलन बिजोलिया की तरह चला, बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। दो नंबर लिखो। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। चित्तौड़ में जगह पड़ती है। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट समिट या नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट समिट विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? मातृकुंड। नीचे एक लाइन लिख लो, अलग से लिखना, पॉइंट पॉइंट मत बनाना, यूं लिखो, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, और बॉक्स में बंद कर दो। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया इज कॉल्ड एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया इज कॉल्ड एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मेले के बारे में आगे जब अपने कल्चर पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे इस बारे में। क्या कहते हैं? मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अब अगला सम्मेलन लिखो, मातृकुंडिया सम्मेलन। लिख दिया इन्होंने। अगला सम्मेलन कहां बुलाया जाएगा? मातृकुंडिया। तो लिखो मातृकुंडिया कॉन्फ्रेंस। मातृकुंडिया कहां पड़ता है? मई 1922। मई 1922 मेले के आसपास के दिन थे, तो यहाँ पे सम्मेलन आयोजित करना इजीली था, खूब सारे लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, राजा को एक बात समझ में आ गई कि यार मेवाड़ में दो आंदोलन जागीरों के अंदर चल रहे हैं, बिजोलिया भी चल रहा है और कौन सा चल रहा है? बेगू। और वो तो सामंतों के खिलाफ है, इधर अपने खिलाफ और हो जाएगा तो कहाँ कहाँ निपटेंगे। इसलिए राजा ने तो फटाफट किसानों की बातें मान ली। हाँ भाई बताओ क्या बात है, इधर हमारा टैक्स कम करो, किया। और बताओ क्या क्या बात है साहब, बेकार मतलब नहीं ले। और कोई समस्या तो बता दो। जितनी समस्या बताई वो सारी सारी मान ली गई। किसानों की अधिकांश मांगे इस सम्मेलन के अंदर मान ली गई, तो आंदोलन क्या हो गया? देख लो, इस सम्मेलन में किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ फार्मर्स वर एक्सेप्टेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ फार्मर्स
वर एक्सेप्टेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ फार्मर्स वर एक्सेप्टेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। एक जो बड़ी मांग थी वो सुनना देखो। अपने आज भी आप कभी नोटिस करेंगे, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला बेल्ट है, इसमें अफीम होती है। क्या होती है? अफीम होती है। तो अफीम बहुत पुराने टाइम से अपने वहां हुआ करती थी। भारत में बेसिकली दो जगह अफीम हुआ करती थी। एक होती बिहार, कहाँ होती? एक होती मालवा। ये तो बिहार, और दूसरी कौन सी? मालवा मतलब मध्य प्रदेश। तो मालवा का इलाका तो ये अपने वाला ही था। चित्तौड़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, ये वाला जो बेल्ट था, इसमें अपने अफीम अच्छी होती। तो ये अफीम तो अपने होती राजाओं के अंडर में। किसके अंडर में? बिहार वाली अफीम होती अंग्रेजों की। मतलब बिहार वाली अफीम तो अंग्रेज लेते, और अपने वाले अफीम कौन लिया करते? राजा। अंग्रेज बिहार वाले अफीम को चाइना बेचते। कहां बेचते? बिहार से अफीम लेते और उसको बेच के कहां पे आते? चाइना। मतलब चाइना में अंग्रेजों ने जबरदस्ती अफीम बेची है कि नहीं तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। उधर चाइना वाले करेंगे नहीं लेनी है हमें, अंग्रेज के कैसे नहीं लोगे? लोगे अफीम तो। इसलिए चाइना और अंग्रेजों के बीच में युद्ध में अफीम युद्ध। कौन से युद्ध में? कोई पूछे कि अफीम युद्ध किन किन के बीच में हुए थे? किन किन के बीच में हुए? अंग्रेजों के। और अंग्रेजों ने कहा यार खाओ यार थोड़ी बहुत, ताकि आंखें खुले थोड़ी तुम्हारी, मीची मीची आंखें तुम्हारी, क्या करोगे रे ऐसी आंखों का। इसलिए चाइना वाले धीरे धीरे अफीम खाने लग गए। अच्छा, अपने मालवा वालों को पता चला कि अंग्रेज अफीम कहां बेचते हैं, तो अपने वालों ने चाइना भेजनी शुरू कर दी। अच्छा, सीधा तो भेज नहीं सकते क्योंकि अंग्रेजों का तो कॉन्ट्रैक्ट है, वहां भेजेंगे, तो अपने वाले भेजते ब्लैक में, तस्करी करते। क्या करते? आप कहोगे सर अब भी चल ही रही है, अफीम की तस्करी हो रही है आज भी अपने, तो तस्करी करके यहां से बेचते। अब बेचारे अंग्रेजों का अफीम बिकनी वहां बंद हो गई, या अंग्रेजों का अफीम बिकनी वहां पे कम हो गई। अब अंग्रेज किसी चाइनीज को जाकर कहते भाई साहब माल खरीद रहे, क्या? वो कहता है ऑलरेडी अपने पास में, और तुम्हारे वाल तो घटिया है, एक एक यूं लप लप लेके खाते हैं ना, तो भी असर करती नहीं है। इस बार है भाई साहब ओरिजिनल, एक तिल्ली यूं ले ली जाए ना, चम चम करता है शरीर। असली माल ये है भाई साहब, तुम लाते कहां से हो? तो अंग्रेजों को पता चला है यहाँ पे तस्करी हो गई, माल आ रहा है। कहां से आ रहा है? कि मालवा से आ रहा है। कहां से आ रहा है? उदयपुर से, कोटा से, चित्तौड़गढ़ से, झालावाड़ से। तो अंग्रेजों ने अपने जो झालावाड़, कोटा, उदयपुर थे, यहाँ के राजाओं के साथ में संधियां की, अफीम संधियां। कौन सी संधियां? और इन राजाओं को कहा कि हम तुम्हें रुपए दे देंगे, अफीम वाले खेत हमें दे दो। अफीम की खेती हमारे अलावा और कोई भी कर नहीं सकता, हम अफीम की खेती करेंगे, तुम्हें हम इसके बदले में क्या दे देंगे? रुपए। तो अफीम की खेती का नियंत्रण पूरा किसने ले लिया? अंग्रेजों। अच्छा, अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। अब तो अंग्रेज जिससे करवाएंगे खेती उससे करवाएंगे, जिससे नहीं करवाएंगे उससे नहीं करवाएंगे। तो फिर अंग्रेज लाइसेंस देते कि कौन अफीम की खेती कर सकता है और कौन अफीम की खेती नहीं कर। आज दिन तक अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस भी एक एक बूंटे पे, एक एक पौधे पे। कि भाई मैंने लाइसेंस लिया कि मैं 100 पौधे लगाऊंगा तो 100 ही लगने चाहिए, मैं 105 नहीं लगा सकता, वरना सरकार मेरे पे छापा मार सकती है। अफीम ऐसी चीज है जिसके लगाने पे, मतलब उसको बोने पे लाइसेंस है, उसको बेचने पे लाइसेंस है, इवन उसके खाने पे लाइसेंस है। कि अफीम एक लिमिट से ज्यादा, कई गांव में क्या, कई बंदानी है, बंदानी समझते हो, इनको सुबह उठते हार्ड टूटते हैं कि चाहिए अपने को एनी हाउ, कहीं से भी आना चाहिए, तो वो भाई खूब सारी खाते हैं। और ऐसे आदमी होते हैं ना, वो यदि अफीम थोड़ी देर नहीं मिले तो बेहोश हो जाते हैं, तो उनकी जरूरी होती है। तो अब मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके पास वो अफीम होगी, नहीं तो आप मरमुरा जाओगे बीच के अंदर के। तो कई बार क्या है, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं, बीच में जीआरपी वाले आए, रेलवे पुलिस वाले होते हैं, वो आए और उन्होंने आगे सामान चेक किया और वो अफीम मिल गया, अफीम मिल गया। आप अफीम नहीं रख सकते, तो आपको पकड़ लिया। आपको अफीम कहाँ लेके जा रही थी? उसने कहा मैं खाता हूँ यार, इतनी नहीं ले जा सकते। उसने कहा लाइसेंस है, एक लिमिट से ज्यादा यदि आप खाते हो तो उसका भी क्या लेना पड़ता है आपको? लाइसेंस। तो अफीम जोरदार चीज थी जिसके सब तरीके के लाइसेंस हुआ करते। तो अब जब कुछ किसानों को तो लाइसेंस मिले, बाकी किसानों को लाइसेंस नहीं मिले, जिनको लाइसेंस नहीं मिले वो अफीम की खेती नहीं कर सकते, इसलिए किसानों की इनकम घट गई, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे थे। फिर राजा ने कहा कि जो जो लाइसेंस नहीं मिले, अफीम की खेती नहीं कर सकते, उनको मैं मुआवजा दे दूंगा। क्या दे दूंगा? मुआवजा समझते हो? हरजाना। हरजाना भर दो भाई, ये चीज हमारे कमी आ गई, जिसका क्या भर दिया जाए? हरजाना। तो मेवाड़ के राजा ने अफीम की खेती का क्या भर दिया? हरजाना। आगे बात समझो, लिख लो। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वॉज गिवन टू फार्मर्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वॉज गिवन टू फार्मर्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था।
compensation of opium agriculture was given to farmers. अफीम की खेती का क्या दे दिया गया था? तो मेवाड़ में 3 आंदोलन है, बिजोलिया, बेगू, खालसा। बिजोलिया बेगू वाले कौन से आंदोलन है? जागीर। खालसा वाला तो खालसा का हो गया। बिजोलिया बेगू में कौन से किसान है? धाकड़। इधर कौन से किसान है? और इधर वाला एक खेती के लिए ज्यादा फेमस हुआ, कौन सी खेती के लिए? याद रहेगी बात? चलो अगला लिखो, बूंदी किसान आंदोलन। या बूंदी किसान आंदोलन का एक नाम और है, बरड़ किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी पीजेंट मूवमेंट या बरड़ पीजेंट मूवमेंट। थोड़ी जगह छोड़ के लिख लिया अगर कंजूस। बेगू के अंदर घुसा दो इसको, बूंदी को। यू घर से सौगंध खा के आए थे क्या कि पापा आपके 1 कॉपी के रुपए हम बचा देंगे, गरीबी दूर करेंगे आपकी हम? 5-7 लाइनें छोड़ा करो, जब भी अगला टॉपिक शुरू करो 4-5 लाइनें बीच में छूटनी चाहिए, ताकि कल को कोई नई चीज देखो वो लिख लो। आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट में कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो नोट्स में लिखवाया हुआ नहीं है, आपको पता चला नया फैक्ट था, वो आप लिख लो। पर आप तमाम संभावनाएं समाप्त करते हैं, आप कहते हैं ना इसके अलावा हम कुछ ही नहीं लिखेंगे। चलो हाँ। बूंदी किसान आंदोलन या इसी का नाम और क्या है? बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ बरड़ किसान आंदोलन। सुनना देखो, 2 आंदोलन पढ़े हमने। एक पढ़ा आपके पहला बिजोलिया धाकड़ किसानों का, बेगू धाकड़ किसानों का, खालसा वाला जाट किसान, ये गुर्जर किसानों का आंदोलन था। किसका था? लिख लो, यह आंदोलन गुर्जर किसानों द्वारा किया गया था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गुर्जर फार्मर्स। यह आंदोलन गुर्जर किसानों द्वारा किया गया था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गुर्जर फार्मर्स। गुर्जर किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। कारण लिखो, आंदोलन के कारण। बिजोलिया में कितने प्रकार के कर? 84। बेगू में कितने प्रकार कर? यहां लिखो 25 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 25 टाइप्स, 25 प्रकार के कर। देखो एक चीज बताता हूं, है ना, कभी मेंस में लिखो, मेंस में क्वेश्चन आया भाई बिजोलिया किसान आंदोलन पे लिखो, बेगू किसान आंदोलन पे लिखो। यदि आपको टेक्स्ट की संख्या याद हो तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है कि कभी बिजोलिया का आंसर लिखना और आपने कारण लिखना, आप लिखा भाई यहाँ पर 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, बेगू लिखना है यहाँ पे 53 प्रकार के कर लिए जाते थे, बूंदी लिखना है यहाँ पर 25 प्रकार के कर लिए जाते। कई बार क्या अपने को संख्या याद नहीं आती कि यार कितने थे, 84 थे, कितने थे, अपने गलती से लिख देते हैं 64, है ना, या कितना ही लिख दिया, दूसरा 54 लिख दिया, हमें 53 लिखना था 33 लिख के उसकी जगह, याद नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ लिख दिया। यदि याद नहीं आ रहा हो तो संख्या ना लिखे, फिर लिखे यहाँ पर अत्याधिक कर लिए जाते थे। क्या लिए जाते थे? अधिकाधिक कर लिए जाते थे, अत्यधिक कर लिए जाते थे। इससे क्या आपकी वो छुप जाएगी थोड़ी बात। पढ़ने वाले को ये लगता है कि हो सकता है बच्चे को संख्या याद हो पर उसने लिखी नहीं, और जब आप गलत लिखते हैं तो आपका पोत चौड़े आता है ना, और उसको पता चलता है कि आपको संख्या पता है तब तो लिख दो, वरना लिखो यहाँ पर अधिकाधिक कर लिए जाते थे, अतः किसानों का शोषण होता था। बात तो ये लिखने, ज्यादा कर बताने, तो आपने काम आ जाएगी बात। तो लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है। प्री में तो क्या था, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ भी गया कि बिजोलिया में कितने प्रकार के कर होते हैं, तो ऑप्शन देके अपने याद आ जाता है कि दिमाग में नहीं भी हो तो 84, हाँ गया 84, सर ने 2-3 बार याद करवाया, मैंने 2-3 बार याद किया था 84 है। पर मेंस में क्या अचानक याद आता नहीं, वहां पे यार कितने प्रकार के करते, यहाँ 84 थे, वहां 53 थे, तो वहां पर फिर लिख दिया जाए अत्यधिक कर लिए जाते। आई बात समझ में? तो 25 प्रकार का। अगला लिखो, अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू, घिसी पिटी बातें लिखनी है जी क्या। हिस्ट्री सबसे इस मामले में सरल सब्जेक्ट है, एक सी बातें करता है बेचारा। लिखो, लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम, लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम, बेगार, सब जगह ही लेते थे तो ये बेगार। 2-3 थोड़ी अलग सी बातें लिख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, तो अपने राजा महाराजा सारे अंग्रेजों का साथ देने के लिए वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे। वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए जाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा कम लगेगा? बाहर सेना जाएगी पैसा लगेगा, तो युद्ध कर लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया? देख लो, युद्ध कर, वॉर टैक्स, युद्ध कर, वॉर टैक्स। राजा को और लगा कि यार थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं और कहां पे लगाए जाए, तो पशुओं के चरने पे टैक्स लगा दिया, चराई कर। लिख लो, चराई कर, चराई टैक्स, चराई कर।
इससे किसान बड़े नाराज हुए चराई कर, क्योंकि अपने तो वो था कि भाई गाय के चरने पे किस बात का पैसा है ना। हर गांव के अंदर राजा की तरफ से जमीन छोड़ी जाती थी गायों के चरने के लिए, जिसको बोलते गोचर। क्या बोलते? गोचर साझी होती, गोचर सबकी होती, गोचर में किसी की पशु जाके चर लेंगे। इसका मतलब तो अब आप गाय के चरने पे भी पैसे लोगे, मतलब पशुओं के चरने पे पैसे लोगे, तो वो टैक्स कौन सा था? चराई। फिर एक जनता बड़ी परेशान थी कि सरकारी अधिकारी जो थे वो रिश्वत मांगते, भ्रष्टाचार। लिखो, भ्रष्टाचार, करप्शन। आपका दूसरा ये तो अब तक जिंदाबाद है, लिख लो, भ्रष्टाचार, करप्शन। तो कोई पूछ ले कि भाई भ्रष्टाचार कौन से आंदोलन का कारण था, तो कौन से आंदोलन का कारण था कि बस सब कोई भी, कई बार क्या होता है कि मान लो कोई एक किसान टाइम पे नहीं जमा करवा पाया, टाइम पे नहीं जमा करवा पाए तो पेनल्टी वगैरह लगा करती, भाई पेनल्टी लगेगी। और फिर कोई सरकारी अधिकारी होता होगा, थोड़े मेरे को दे दे, मैं करवा दूंगा तेरा सेटलमेंट करवा दूंगा, तो उधर से वो पैसे खा जाता, या कोई सजा होती उसके अंदर इस प्रकार के पैसे खा जाते। किसान इन चीजों से बड़े परेशान थे। लास्ट वाले 3 कारण क्या क्या दोबारा बताओ देखे? युद्ध कर, चराई कर, एक बार यहाँ घूमते घूमते आगे साधु सीताराम दास। कौन आगे? नाम साधु है, बाकी आदमी क्रांतिकारी था, है ना। बिजोलिया में आंदोलन किया ही था। यहाँ पे आगे 1920 में, अगस्त 1920 की बात है। कब की बात है? डाबी नाम का गांव पड़ता है यहाँ पे। कौन सा गांव था? उस डाबी नाम के गांव में कौन आ गए? और किसानों ने कहा कि साधु सीताराम दास जी, बिजोलिया में बेगू में उधर आंदोलन कर रहे हो, हमने कौन सी मोरनी की बाटे मारे, बिजोलिया में आंदोलन कर रहा था, हमारे भी करो यार कुछ ना कुछ तो इस प्रकार का। तो साधु सीताराम दास ने कहा ठीक है। अच्छा, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में जब आंदोलन शुरू किया था तो पहले नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को भेज दिया था और उनको कुछ भी मिला नहीं था। पर बाद में उनके समझ में आ गई थी कि विजय सिंह जी ने आगे संगठन बनाया तो आंदोलन आगे बढ़ गया था। तो उन्होंने आते पूछा, हाँ बताओ पहले तुम्हारे संगठन कौन सा है? संगठन तो हमारे कोई नहीं। तो पहले तुम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? तो डाबी किसान पंचायत क्या बनाई? जैसे वहां बना था उपरमाल पंच बोर्ड, यहाँ पे क्या बना दिया? डाबी। डाबी नाम का गांव है, यहाँ पे बना रहे हैं, इसलिए नाम क्या हो गया? डाबी किसान। कौन बना रहे हैं? साधु सीताराम दास। कब बना रहे हैं? अगस्त 1920। लिख लो, अगस्त 1920 ईस्वी में, इन अगस्त 1920 एडी, अगस्त 1920 ईस्वी में, इन अगस्त 1920 एडी। साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया, फाउंडेड डाबी किसान पंचायत, डाबी किसान पंचायत का गठन किया। किसे गठन किया? अब देखो, उधर उपरमाल पंच बोर्ड बना के एक बंदे को अध्यक्ष बनाया था, मन्ना पटेल। साधु सीताराम दास ने कहा बताओ भाई किसको अध्यक्ष बनाए? गांव वालों का अध्यक्ष बना दो हरला भड़क को। किसको बना दो यार? अध्यक्ष बना दो, वरना ये फालतू में भड़क जाएगा। तो लिख लो, अध्यक्ष सरला भड़क। डाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष कौन थे? हरला भड़क। आंदोलन यहाँ पे ढंग से शुरू होता है अप्रैल 1922 में। कब शुरू होता है? लिख लो, अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये पंचायत वगैरह बन गई थी पर मूवमेंट फिर भी गति नहीं पकड़ पाया था। लिखो, अप्रैल 1922 ईस्वी में, इन अप्रैल 1922 एडी, अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हुआ। गति यहां से पकड़ता है। इन अप्रैल 1922 एडी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हुआ। इन अप्रैल 1922 एडी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। अब सब डाबी में किसान पंचायत बनी हुई थी, अब अन्य गांवों में भी किसान पंचायत है, सब जगह किसानों ने पंचायतें बनानी शुरू की। लिखो, लिखो, अन्य गांवों में भी किसान पंचायतें स्थापित की गई। किसान पंचायत वर फाउंडेड इन अदर विलेज। अन्य गांवों में भी किसान पंचायतें स्थापित की गई। किसान पंचायत वर फाउंडेड इन अदर विलेज। अन्य गांवों में भी किसान पंचायतें स्थापित की गई। जैसे बरड़, बरुंगण, गरदड़ा, गांव के नाम लिख लो। कौन कौन से गांव में बनी है? बरड़, बरुंगण और गरदड़ा। गरदड़ा याद है आपके? कहां पढ़ा हमने? रॉक पेंटिंग्स, बूंदी में इस स्थान से रॉक पेंटिंग्स मिलते, पढ़ते हैं हमने। आलनिया, गरदड़ा, कन्यादय पढ़े थे। डडीकर, हरसोरा, सोहनपुरा। कईयों को लग रहा है ये क्या पढ़ लिया,
ये 10 दिन पहले पढ़ा था सर। ऐसे थोड़ी होता है, कोई चीटिंग कर रहे हो, कैसे पूछ सकते हो आप? तो कौन कौन से हैं बताओ देखिए। बरड़, बरुंगण और गड़दड़। कौन कौन से गांव में? पहले डाबी में बनी, डाबी के बाद कहां कहां बनी है? बरड़ में, बरुंगण में और गड़दड़। क्या बनाई गई? सब जगह। बरड़ किसान पंचायत, बरुंगण किसान पंचायत, गड़दड़ा किसान पंचायत। अब क्या किया जाए भाई? दो डिसीजन लिए गए बड़े तौर पे कि भाई एक तो जो चारागाह है, चारागाहों पर अपने क्या लगा दिया? टैक्स, चराई कर लगा दिया कि भाई राजा की जमीन के अंदर जाके यदि पशु चरेंगे तो उन पे क्या लिया जाएगा? टैक्स। इनका कब्जे कर लो अपने, ये जमीन हमारी है, कोई राजा की नहीं। तो सरकारी चारागाहों पर क्या कर लिए? कब्जे। अच्छा, फिर इनसे रिश्वत वगैरह ज्यादा ली जाती कोर्ट में। कहां पे ली जाती? कोर्ट में। कि भाई किसानों का कोई भी मामला हुआ तो कोर्ट के अंदर गए तो वहां नीचे जो बाबूजी बैठे रहते वो कहते लो पैसे दे, मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारे फेवर के अंदर मुकदमा करवा दूंगा। आज भी चल ही रहा है, आज भी होता है, तारीख दिलवाने तक के ले लेते हैं। तो वो उस टाइम भी वो इस प्रकार की बातें चलती। तो इन्होंने कहा आज के बाद सरकार के कोर्ट में जाएंगे नहीं, सरकारी न्यायालयों का क्या कर दिया जाए? बहिष्कार। तो फिर मामला कौन देखेगा? अपना किसान पंचायत। आज के बाद किसानों का मामला हो जाए तो कौन देखेगी? किसान पंचायत। तो सरकारी चारागाहों पर क्या कर लिया जाए? अधिकार। सरकारी न्यायालयों का क्या कर दिया जाए? बहिष्कार। पापा ही कटे, राजा से अपना कोई लेना देना नहीं। देख लो, किसानों ने सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। फार्मर्स कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड समझ गए? चारागाह। किसानों ने सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। गवर्नमेंट कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रास, फार्मर्स कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। तथा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। इन गवर्नमेंट कोर्ट्स फॉर बॉयकॉटेड। तथा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया। गवर्नमेंट कोर्ट्स फॉर बॉयकॉटेड। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया। गवर्नमेंट कोर्ट्स फॉर बॉयकॉटेड। तो अब उधर से राजा ने शक्ति दिखानी शुरू की। राजा ने कहा भाई साहब ये क्या मामले चल रहे हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। पहले नेता लिखो, एक तो लिखो नेता। नेता कौन कौन थे? नारायण सिंह। ये राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? कल अपने पढ़ रहे थे भाई, किसान आंदोलनों में मुख्य भूमिका कोई एक राजनीतिक संगठन निभा रहा था, तो वो कौन सा था? राजस्थान सेवा संघ। तो लिख लो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। सॉरी, नारायण सिंह नहीं लिखा, नहीं ना, रुका एक बार रुकना। नैनूराम शर्मा लिख लो। ये नारायण सिंह है पर वो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य ने। इनकी जगह लिख लेना नैनूराम शर्मा। नारायण सिंह नीचे दूसरा नाम लिखना, नैनूराम शर्मा। ये राजस्थान सेवा संघ के मेंबर हुआ करते। फिर एक लिख लो नारायण सिंह, फिर एक लिख लो भंवरलाल सोनार। तो राजस्थान सेवा संघ वाले बिजोलिया बेगू चला रहे थे और राजस्थान सेवा संघ वाले यहां पर आ गए आपके बूंदी। कौन कौन है बताओ देखिए। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सोनार। नैनूराम शर्मा कौन से संगठन के सदस्य हैं? राजस्थान सेवा संघ के। दूसरे कौन है? नारायण सिंह। तीसरे कौन है? भंवरलाल सोनार। अब आंदोलन गति पकड़ा तो राजा ने कहा भाई रे, ये तो मामला चलेगा नहीं ऐसे, तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो पता चला एक दिन की डाबी में पंचायत हो रही। तो मुख्य अड्डा कौन सा बना? डाबी। तो डाबी में पंचायत हो रही, वहां फायरिंग हो गई थी। लिखो डाबी हत्याकांड, डाबी ट्रेजेडी। 2 अप्रैल 1923। कब की घटना है बताओ देखिए। 2 अप्रैल 1923। एक पुलिस अधिकारी थे इकराम हुसैन। क्या नाम था? इन्होंने फायरिंग के ऑर्डर दिए थे। फायरिंग के ऑर्डर देने वाले अधिकारी कौन है? लिख लो। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ऑफिसर इकराम हुसैन। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी।
तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए, 2 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर। कौन कौन 2 किसान बताओ भाई? नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर। तो उधर आपके गोविंदपुर हत्याकांड में तो कौन कौन शहीद हुए? रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। डाबी में कौन कौन शहीद हुए? नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर। तो जब नानक जी भील को गोली लगी थी तो नानक जी भील खड़े होकर गीत गा रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत गा रहे, कौन सा गीत गा रहे? बीच में रह गया, लिखो। तो नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग। कौन झंडा गीत गा रहे थे? नानक जी भील जो थे झंडा। बाद नानक जी भील जब शहीद हो गए, नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने गीत लिखा था, अर्जी। कौन सा गीत लिखा? तो अर्जी किसका गीत है? किसकी याद में लिखा गया? लोगों का। चलो ठीक है, पंछीड़े से तो पीछा छूटा, वरना वर्मा जी इतने साल से क्या गा रहे थे? देखो, नानक जी भील की याद में, इन मेमोरी ऑफ नानक जी भील। नानक जी भील की याद में, इन मेमोरी ऑफ नानक जी भील। नानक जी भील की याद में, इन मेमोरी ऑफ नानक जी भील। माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? किसने? 1900। मैं कल ही आपको बता रहा था कि विजय सिंह पथिक 1927 में बिजोलिया से अलग हुए थे। तब मैंने रीजन बताया था कि किसानों, सॉरी, नेताओं के अंदर आपस में बननी क्या हो गई थी? बंद। नेता कौन से संगठन के थे? राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ टूट गया। 27 तक जाते जाते राजस्थान सेवा संघ ही क्या हो गया था? बंद। तो राजस्थान सेवा संघ बंद हुआ, इस आंदोलन को चला ही कौन रहे? राजस्थान सेवा संघ वाले। इसलिए 27 में जाते जाते आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। लिख लो। 1927 ईस्वी में 1927 एडी। 1927 ईस्वी में 1927 एडी राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, यह आंदोलन समाप्त हो गया था। दिस मूवमेंट वॉज एंडेड। यह आंदोलन समाप्त हो गया था। दिस मूवमेंट वॉज एंडेड। यह आंदोलन समाप्त हो गया था। आंदोलन क्या हो गया था? कौन सा? इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। थर्टी सिक्स के आसपास में जाके आंदोलन दोबारा शुरू होता है, लेकिन सेकंड फेज में किसानों ने सामाजिक सुधार किए। क्या किए? किसानों के समझ में आई कि भाई राज से मांगने से नहीं होगा, जब तक अंदरूनी सुधार नहीं होंगे तब तक पारे नहीं पड़े। फिर अंदरूनी सुधार कैसे? बाल विवाह नहीं करेंगे, दहेज नहीं देंगे, मृत्यु भोज नहीं करेंगे, इस प्रकार की चीजें सेकंड फेज के अंदर खूब सारी की गई थी। लिखो, 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तथा इस चरण में, एंड इन दिस फेज, तथा इस चरण में, एंड इन दिस फेज,
सामाजिक सुधार किए गए थे, सोशल रिफॉर्म्स वर मेड, सामाजिक सुधार किए गए थे, सोशल रिफॉर्म्स वर मेड, सामाजिक सुधार किए गए थे, सोशल रिफॉर्म्स वर मेड। मेरी समझ विकसित होने के बाद मैंने राजस्थान में जो सबसे बड़ा कोई आंदोलन देखा वो था गुर्जर आरक्षण आंदोलन। वही था कर्नल साहब वाला जो आंदोलन था, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला वाला, कि अचानक एक नॉन पॉलिटिकल बंदा आके आंदोलन करता है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देता है कि पूरे विश्व तक पता चलता, बीबीसी भी न्यूज आती, मुझे याद है ना। और राजस्थान से बाहर भी लोग कर्नल साहब को सब जानने लग गए थे। वो मैं कल ही आपको बता रहा था कि वो सी सेट वाला 2014 में जब मूवमेंट चला करता, तो मैं उन दिनों दिल्ली में था, तो दिल्ली के अंदर था, तो एक दिन हम वहां गिरफ्तार हुए, दिल्ली के अंदर गिरफ्तार हुए, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पड़ता है वहां पे हम रात को गिरफ्तार थे, वहां पर हम बैठे हुए थे। तो वहां बैठे बैठे आगे की योजना बना रहे थे, वो मैं कल ही बता रहा था, गिरफ्तार जबरदस्ती होते हैं लोग, है ना, पुलिस नहीं करती, गिरफ्तारी देनी पड़ती है। तो हम शायद 78 लोग थे, कितने से लोग थे, हम जबरदस्ती पुलिस के पास गए, कहा गिरफ्तार कर लो। तो पुलिस ने कहा क्या करेंगे तुम्हें गिरफ्तार करके, हम ना 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 कर लो, ताकि अखबार में तो आएगा कल की छात्रों ने गिरफ्तारी दी। तो पुलिस वालों ने बिठा लिया अंदर के, बैठ जाओ। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना बहुत बड़ा है, अंदर खूब सारी जगह पड़ी है, बीच में पीपल का पेड़ है, तो हम उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो 3-1 बजे के आसपास जाके हमने गिरफ्तारियां दी थी, थोड़ी देर खाना पूर्ति हुई, नाम वाम लिखे हमारे। 7 बजे के आसपास, अब दिल्ली पुलिस में सारे हरियाणा वाले होते हैं, तो हरियाणा वाला एक कांस्टेबल आया लंबा चौड़ा, भाई के समान से रात ने के करोगा इत। तो हमने कहा कि भाई हम तो रात को यहीं रुकेंगे। तो उसने वापस आकर, भाई रात को यहाँ रुकोगे तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, 80 आदमी बैठे हो, तुम्हारा खाना कहाँ से आएगा इतने लोगों का। तो ये योगेंद्र यादव, कभी नाम सुना आपने, जो आंदोलन ही करते रहते, योगेंद्र जी का एक ही काम आंदोलन करना, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल निकाल दिया, अब खुद की पार्टी बना रखे, स्वराज, स्वराज पार्टी, स्वराज इंडिया। तो योगेंद्र जी हमारे नेता थे उस दिन वहां पे गिरफ्तारी देने के अंदर। तो योगेंद्र जी, और योगेंद्र जी इतने मीठे बोलते हैं कि आप उनको सुनो तो आपको लगेगा इनके शुगर है ना, तो बहुत ज्यादा ही मीठे बोलते हैं। तो जैसे ही उन पुलिस वालों ने आकर, अगर भाई खाना कौन खिलाएगा तुमको, उठो अब जाओ घर पे चले जाओ। तो योगेंद्र जी ने कहा कि सारे सत्याग्रही भाइयों की तरफ से मैं कहना चाहूंगा आपको कि हम आज रात को भूख हड़ताल पर रहेंगे, वो मरा दिया। ये तो आपने कहा ही नहीं था हमें, आपने कहा था गिरफ्तारी देनी, हम आगे, ये थोड़ी ना कि रात को भूखे मरोगे तुम यहाँ पे। पर अब आपके नेता ने कह दिया तो आपको मानना ही पड़ता है यार इतना तो। पर भाई साहब वो भूख हड़ताल का सुन के हमारे में से 40 एक तो सलट गए वहां से। को रोक तो रहा नहीं था, हम बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, चाय पी के आ रहे थे थड़ी पे बैठ के, अब 40 एक तो चले गए, मरने दो रे। तो हमको 37-38 लोग थे जो रात को भी वहां पे रुके हुए थे। अब वापस थोड़ी देर बाद उनमें कोई 3 लड़कियां रुकी हुई, यूपी बिहार की कोई लड़कियां वो बैठी। तो बेचारी एक महिला कांस्टेबल थी, वो अपने राजस्थान की लड़की थी, वो दोनों साइड की लड़की थी, वो आई, उसको यूं पता चला, अब उन 38 जो जीते भी रुके थे उनमें मैं राजस्थान का, मैं सिंगल आदमी था, उसको किसी से पता चला होगा कि ये राजस्थान का, तो वो आई, उसने कहा कि भाई इन लड़कियों को घर भेज दो रे, ये यहाँ क्या करेगी रात को। मैं बात तो सही है तुम्हारी, पर तुम्हारी क्या दिक्कत, यदि ये रहे या ना रहे। तो उसने कहा यदि यहाँ रहेगी तो मुझे रुकना पड़ेगा, भाई लड़कियां रहेगी तो महिला कांस्टेबल को रुकना पड़ेगा, और मेरे दिक्कत ये है कि मेरे छोटा टाबर है, तो घर पे छोटे टाबर संभालूंगा मैं जाके, ये नहीं रुके, और तुम्हारा इतना बड़ा कोई है नहीं कि भाई इनको। तो मैंने उन यूपी बिहार वाली लड़कियों से जाके रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम चली जाओ, तो ये हमारा राजस्थान की लड़की है, रिक्वेस्ट कर रही है, ये भी बेचारी घर चली जाएगी, तुम्हारे भी ऐसा कोई है नहीं कि तुम्हारे बिना आंदोलन होगा नहीं, तुम चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाए, महिला सशक्तिकरण तो पूरा करेंगे ना। तो मैंने बेचारी झुंझुनू वाली वो जो लड़की थी उसके हाथ जोड़े, भाई ये तो नहीं जा रही, अब तू तेरे नाना टाबर है तो एक बार दूध पिला के आजान, अब रुकना ही पड़ेगा, तेरे को क्या इलाज है। अब नींद किसको आए भाई, भूखों को तो वैसे ही नींद नहीं आए। तो वहां बैठे, तो वहां बैठे बैठे हम बातें करें कि भाई अब क्या किया जाए। मुझे अब भी याद है 13 अगस्त का दिन था, 24 अगस्त को आईएएस का प्री था, और हमारी 2 डिमांड थी। एक डिमांड ये थी कि सी सेट वाला पेपर रद्द किया जाए, मतलब क्वालिफाइंग किया जाए, और 24 अगस्त वाला एग्जाम आगे बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए, क्योंकि हम तो आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, तो पेपर को क्या कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। तो वहां पे, और सरकार हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, सरकार कोई भी ऐसा हमें हिंट भी नहीं दे रही कि हम बढ़ा सकते हैं आगे। तो हम वहां बैठे बैठे कि क्या किया जाए, अब आगे का क्या प्लानिंग हो। तो एक ये जो 2-3 दिन पहले एक नेता एक्सपायर हो गया आपके, शरद यादव, है ना, 4-5 दिन पहले, ये शरद यादव हमसे मिलने के लिए वहां आए थे। एक बिहार के और बहुत बड़े नेता है पप्पू यादव, है ना, पप्पू यादव इस बार चुनाव हार गए। पप्पू यादव 2014 में मधेपुरा से एमपी थे, उस टाइम उनकी वाइफ रंजीता रंजन सुपौल से एमपी थी, उनकी वाइफ कांग्रेस में,
वो तब लालू वाली पार्टी में थे, अब लालू जी वाली पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी, आजकल खुद की बना रखी जन अधिकार मोर्चा। इस बार दोनों हस्बैंड वाइफ हार गए थे, लेकिन उनकी वाइफ को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में भेज दिया, तो आजकल उनकी वाइफ राज्यसभा की मेंबर है, रंजीता रंजन। तो वहां बैठे हुए, तो वहां बात आई कि भाई, और उससे 2-3 दिन पहले हमसे ये मिलके गए थे, ये आपके किसान आंदोलन वाले नेता अपने राकेश जी, राकेश टिकैत, है ना। तो ये हमें 2-3 दिन पहले मिलके गए थे, और हमें आम वाम दे के गए थे, और हमें कहा था कि बच्चों कोई मेरे लायक काम हो तो तुम बता देना। तो वहां पर बात आई कि भाई अब पेपर को आगे खिसकाने के लिए क्या किया जाए। तो यूपी बिहार वाले थे, वही नेतागिरी करते, उनमें से कोई खड़ा हुआ, उनमें से किसी ने खड़े होकर कहा अब तो एक कोई बचा है चक्का जाम, 24 को अखा इंडिया बंद कर देंगे तो कैसे पेपर लेगी यूपीएससी। तो कहा बंद कैसे होगा, तो पप्पू यादव खड़े, पप्पू यादव ने कहा बिहार का गारंटी लेते हैं, एक को ट्रेन नहीं चलने देंगे पूरा बिहार के अंदर। अब पूरा बिहार का स्टूडेंट आईएएस देता है, नहीं दे पाएगा तो कैसे मानेगी यूपीएससी एग्जाम हुआ कि नहीं। इतने में कोई एक उत्तर प्रदेश वाला खड़ा हुआ, उसने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश का गारंटी हम लेते हैं। ये तो इनसे पश्चिम ने बोला ज्यादा पश्चिम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश ने बोला ज्यादा उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा गारंटी हम लेते हैं। तो बिहारी ने वापस कैसे, कैसे बबुआ तुम कैसे गारंटी लेते हो, कि राकेश भैया आए थे ना, तो राकेश भैया कहेंगे कि ट्रेन जाम कर दो, दूसरे का ट्रेन जाम कर देंगे। अब खुश हो बेटे यूपी वाले सारे आपसे, कहा 2 स्टेट तो जाम कर दिए हैं, एक तो कर दिए हैं बिहार, एक कर दिए है उत्तर प्रदेश, अब तीसरा बड़ा स्टेट कौन सा है, और ये कहते उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा है गलत बात, ये नहीं, शांति प्रिय राज्य है हमारे, वहां पर इस प्रकार की ट्रेन चक्का जाम है नहीं होती है, और ये हम नहीं करते भाई साहब काम, और नहीं हमारे राजस्थान में भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। तो एक उधर को झारखंड के भैया थे, वो खड़े होके कितना झूठ बोलते हैं राजवीर भाई, पूरे भारत को तो ट्रेन रोकना राजस्थान सिखाए हैं, अब मेरे क्यों दिमाग में है कि अपनी ट्रेन कैसे रोकी। मगर नहीं हमारे का एक नेता का नाम हम भूल रहे हैं, पर आपके नेता तो वो काम ही यही करते हैं, ट्रेन रोकना। अब वो नेता कहे तो मेरे दिमाग में अशोक गहलोत, अशोक गहलोत तो ट्रेन रोकते नहीं, मेरे दिमाग में वसुंधरा जी, ये भी ट्रेन नहीं रोकते। अब कौन ट्रेन, मैं कोई नहीं यार, हमारे सारे अच्छे शांति प्रिय नेता है, हमारे इस प्रकार की ट्रेन वगैरह रोकने का काम नहीं होता है। क्या अभी हम पता लगाते हैं, रात मुझे भी याद है, रात का टाइम था वो, और रात के टाइम में उस बंदे ने साइड में जाके फोन किया, वापस आकर कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला क्या करते हैं। अरे मैं झापड़ मारूंगा, मैं क्या करते हैं मतलब क्या है, वो हमारे सम्मानित नेता है, वो समाज के लिए आरक्षण की मांग करते हैं, नहीं कि ट्रेन रोकने का काम करते हैं। ये थोड़ी है कि बंदा ठेके लेता है कि हाँ आज रोक दूंगा इधर, कोई डिमांड होती है, डिमांड के अनुसार, उनका इस डिमांड से क्या लेन देना है। का नहीं आप चुप रहिए, हम पूरा बात कर लिए हैं, राजस्थान को लिख लीजिए, बंद हो जाएगा राजस्थान। मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा कि यार मतलब अपने नेता को बाहर वाले जानते तो है, तो यार कर्नल साहब फेमस तो खूब हुए। तो भाई अपना बड़ा कोई आंदोलन हुआ था, तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन था। मैं भी लॉकडाउन में एक दिन पढ़ रहा था कि कर्नल साहब का कोई स्टेटमेंट था अखबार के अंदर, उनका स्टेटमेंट था कि अब गुर्जर समाज को सामाजिक सुधार करने चाहिए। क्या करने चाहिए, तथा अब गुर्जर समाज को शिक्षा तथा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक समाज का वास्तविक विकास ही नहीं। मुझे इस दिन 2 चीजें लगी, मुझे एक चीज तो ये लगी कि कर्नल साहब ने बूंदी किसान आंदोलन पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया, क्योंकि बूंदी किसान आंदोलन भी गुर्जरों का है, उसमें भी पहले राजनीतिक मांग है, बाद में सामाजिक की तरफ मुड़े। अपने वाला कर्नल साहब वाला आंदोलन भी पहले कैसा था, राजनीतिक, बाद में किधर मुड़ गया। दूसरी बात ये तो यूं मेरे दिमाग में ही, बाकी दूसरी बात ये थी कि यदि वाकई कर्नल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया इस पे गुर्जर समाज यदि मान लेता है और ये चीजें कर ली जाती है, तो कर्नल साहब को गुर्जर समाज का लोक देवता घोषित कर दिया जाना चाहिए। कि ये अपने आजकल के जो भी नेता हैं उनके अंदर ये भयंकर कमी है। अपने सारे नेता राजनीतिक प्रावधान तो बताते हैं, राजनीतिक समाधान तो हर चीज की बताते हैं, हम इन बातों को देख ही नहीं पा रहे कि जब तक सामाजिक सुधार नहीं होंगे, इंटरनल रिफॉर्म नहीं किए जाएंगे किसी भी समाज का भला, जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ पूरी तरीके से ध्यान नहीं देंगे, तब तक सरकारों के भरोसे कोई भी समाज विकास है। और जिन जिन समाजों ने शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया है, वो समाज बिना सरकारों के भी आगे निकल गए हैं। उनको सरकारों की वैसाखियों की आवश्यकता। कि जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा था ना, तब भी मैं यूं बड़े तौर पे देखता था कि तब एक बड़ी मांग ये थी, भाई आरक्षण क्यों दिया जाए, भाई सरकार ये कहे कि आरक्षण क्यों दिया जाए, तो गुर्जरों की एक मांग उसके अंदर ये थी कि भाई देख लो, हमारे में एमबीबीएस भी नहीं है, बड़े इंजीनियर भी नहीं है, आरएस भी नहीं है, आईएएस भी नहीं, इसका मतलब समाज पिछड़ा हुआ। और पिछड़े हुए समाज को सरकार यदि आरक्षण देती है और हम इस पिछड़ेपन की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो हमें भी क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण। तो यूं एक दिन हम बैठते थे, अब हम बात कर रहे थे, मगर यार एक चीज ये भी चेक की जानी चाहिए कि गुर्जर समाज से कितने लोगों ने
एमबीबीएस की है, पीएमटी दिया है। कितने लोगों ने पीएचडी कर रखी है ताकि प्रोफेसर लग सके? कितने लोगों ने आईएएस के अटेम्प्ट दिए हैं? कितने लोगों ने आरएस के अटेम्प्ट दिए? वो संख्या कम है, वो संख्या कम है, इसलिए ये संख्या भी अपने आप क्या हो गई? कम। भाई जब पीएमटी नहीं दोगे तो एमबीबीएस कैसे लगोगे? अच्छा, तो क्यों नहीं दे रहे? तो उसका एक बड़ा कारण है कि ये जो गुर्जर बाहुल्य पूरा क्षेत्र है, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, गांव के गांव में फौजी और पुलिस वाले भरे पड़े हैं, है ना, कि फौज और पुलिस के अंदर गुर्जरों की भयंकर संख्या मिलेगी। इसका मतलब है कि बच्चा जो 10th क्लास में बेहद टैलेंटेड था, बच्चा जो 10th क्लास में 80% लेके आया था, उसको हमने भेज दिया फौज में। यदि उसको फौज में ना भेजते, पुलिस में ना भेजते, उसको आगे पढ़ने का मौका मिलता, वो डॉक्टर बनता, वो इंजीनियर बनता, वो आईएएस बनता, वो प्रोफेसर बनता। इसका मतलब है कि समाज का शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ अभी तक पूरा ध्यान नहीं है। समाज का अभी तक ध्यान नौकरियों की तरफ है, जैसे तैसे करके अपने को नौकरी मिल जाए। जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे तब ये भी मिलने लग जाएगी। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, कभी आईएएस का रिजल्ट आए ना, तब उसके सरनेम देखा करो थोड़े से, कभी उनके सरनेम खूब सारे आपको मिलेंगे, गुप्ता, सक्सेना, श्रीवास्तव, बंसल, इस प्रकार के मिलेंगे आप खूब सारे। इन इन और मैंने कभी नहीं सुना कि गुप्ता सक्सेना इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि सरकार हमें आरक्षण दे, कि गुप्ता सक्सेना इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि सरकार हमें 5, बीजेपी हमें 5 टिकट दे दे वरना तो बीजेपी की बैंड बजा देंगे हम, कांग्रेस वाले हमें 10 टिकट दे दे वरना कांग्रेस का ये कर देंगे। पर यदि आप किसी गुप्ता सक्सेना श्रीवास्तव के घर पे जाके देखोगे तो उनके घर पे मिलेगा सदस्य कितने हैं कि 5, 5 सदस्यों में से 4 ने कर रखी है पीएचडी, एक ने एमफिल और पीएचडी 5-7 डिग्रियां और ले रखी है। वो अपना पूरा ध्यान किधर लगा गए? पढ़ाई पे। अपने उस तरफ गए नहीं, ज्यादा नहीं गए, तो अपने तक अभी तक नौकरियों की कमी, है ना। तो जब तक किसी भी समाज में वास्तविक सामाजिक सुधार नहीं होंगे तब तक इन चीजों से समाज विकास नहीं। सरकार सहारा दे सकती है थोड़ा सा, बाकी तो अंदरूनी सुधार ही करने पड़ेंगे। तो इस आंदोलन में भी बहुत सही बात थी, और कर्नल साहब वाली बात तो और बहुत अच्छी। यदि वाकई समाज उस दिशा के अंदर जाता है, सामाजिक सुधार कर लेता है खुद के, तो समाज अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा, फिर सरकारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनको देख लो आप हमेशा, ये गुप्ता सक्सेना वाला मैंने बता ही दिया। और कभी नोटिस किया करो, पारसी, पारसी समाज है एक, पारसी, पारसी ईरान के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? ईरान के अंदर। वहां पे इस्लामिक क्रांति हुई तो वहां पे पारसियों को कहा भाई तुम धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में आओ, तो कई इस्लाम में आ गए, कई मार मूर दिए गए। वहां पे राजा ने इस प्रकार के ऑर्डर जारी कर दिए, कुछ लोग वहां से भाग निकले, तो भाग के बेचारे कहाँ जाए? तो बे ऑफ पर्सिया जो फारस की खाड़ी है उससे निकलते निकलते अपने अरब सागर की तरफ होके और गुजरात आ गए। और अपने गुजरात के राजा को आके, जो पारसियों का सरदार था, उसने समाचार भेजा कि हम थोड़े से लोग हैं, लुगाई टाबर हमारे साथ में, उधर मारपीट हो रही है, प्लीज अंदर आने की अनुमति दो। गुजरात के राजा ने कहा भाई तुम विदेशी लोग हो, हम क्यों अंदर आने दें यार, हमारे वैसे मान का खूब है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, तो हमारे जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो कहते उस पारसियों के तो कहते गुजरात के राजा ने दूध का गिलास भर के भेजा था कि देखो दूध के गिलास में कोई भी जगह नहीं है, ऊपर तक दूध है, रखें कहां तुम्हें? तो उस पारसियों के सरदार ने उस दूध के गिलास में चीनी मिला के वापस भेज दी, कि जैसे दूध के गिलास में चीनी मिलने से उसके आयतन में ज्यादा फर्क आता नहीं है, लेकिन दूध मीठा हो जाता है, वैसे हम यदि तुम्हारे अंदर आएंगे तो तुम्हारी संख्या यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे समाज को अच्छा कर देंगे। राजा को आंसर पसंद है, राजा ने कहा जाओ रे तुम रह जाओ इधर, है ना। बाहर से आए हुए लोग जो हाथों में चप्पलें लेके भागे होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं रहा होगा। मुझे बड़ा यूं खुशी होती है कि भारत में आज सबसे अधिक पैसे वाला धर्म पारसी है ना। भारत में सबसे अधिक एजुकेटेड कोई धर्म है वो कौन सा है? पारस। भारत का सबसे मॉडर्न कोई धर्म है वो कौन सा है? पारस। इतने मॉडर्न हो गए कि टावर पैदा करने बंद कर दिए, कि बस 2 हैं ठीक है, मर जाओ, उसके बाद क्यों टावर पैदा करने, फिर पहले टावर पैदा करो, फिर उनके ब्याह करो, फिर उनके टावर जाए उनको पढ़ाओ, फिर जिंदगी पूरी टेंशन ही लेते रहेंगे, अपने टावर पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भारत सरकार बाकी अपने सब लोगों को कहती है प्लीज रुको, कंट्रोल योर सेल्फ, है ना। एकमात्र पारसी है जिनके लिए भारत सरकार योजना चलाती है कि तुम बच्चे पैदा करो, बाकायदा योजना है जियो पारसी। कौन सी योजना है? कि पारसियों जियो, थोड़ा थोड़ा यार सहयोग करो यार, तुम हमारी तरफ भी देखो, हम भी इतना इतना कर रहे हैं, तो बाहर हम पर पड़ रहा है, तुम नहीं कर रहे, इसलिए पूरा का पूरा भार हमने ले रखा है इधर। पर पारसी एजुकेशन के अंदर इतने आगे आए कि पारसियों को अब इन चीजों की कभी भी आवश्यकता, पूरा देश उनके हाथ में ही है ना। अपने बाकी सब जातियां सब धर्म करते रहते हैं, इतनी टिकट देनी पड़ेगी, इतने एमएलए हो गए, इतने एमपी हो गए, पारसियों का कोई एमएलए कोई एमपी नहीं है, सिंगल नहीं है, पर उनको पता देश हम चलाते हैं। रतन टाटा ये सारे पारसी, कि भारत सरकार धोख देती है आगे, रुपया तेरी तीखी धार, कट गए मुंशी थानेदार। पढ़ेंगे, बिजनेस लाइन के अंदर जाएंगे तो वैसे ही खूब सारे पैसे आ जाएंगे। तो इस बात का अंडरलाइन करो, सामाजिक सुधार वाले किसी भी समाज में सबसे अधिक क्या आवश्यक होते हैं? बूंदी वाले गुर्जरों का। तब से ही वो मतलब इस तरफ रुझान था कि नहीं भाई सामाजिक सुधार करने चाहिए। तो एक सम्मेलन किया था इन्होंने, लिखो हिंडोली सम्मेलन, इसी में लिखना आगे।
हिंडोली बूंदी में जगह पड़ती है। हिंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936। हिंडोली कॉन्फ्रेंस। हिंडोली सम्मेलन, हिंडोली कॉन्फ्रेंस 5 अक्टूबर 1936। वहां पर एक मंदिर था, हुडेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर था? मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि जिनके पीछे स्वर लगे ये सारे मंदिर किसके हैं? शिव जी, महादेव जी के मंदिर है। तो हुडेश्वर मंदिर में 500 किसान इकट्ठे हुए थे। कितने किसान इकट्ठे हुए थे? इनमें गुर्जर किसान भी थे और मीणा किसान भी थे। लिख लो, देखो हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड एट हुडेश्वर टेम्पल। हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड एट हुडेश्वर टेम्पल। हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड एट हुडेश्वर टेम्पल। इसमें 500 गुर्जर व मीणा किसानों ने भाग लिया था। इसमें 500 से अधिक गुर्जर व मीणा किसानों ने भाग लिया। मोर देन 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स ज्वाइंड इट। इसमें 500 से अधिक गुर्जर व मीणा किसानों ने भाग लिया था। मोर देन 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स ज्वाइंड इट। 500 से अधिक गुर्जर व मीणा किसानों ने भाग लिया। ये हो गया बूंदी। आगे लिखो, अलवर किसान आंदोलन, अलवर पीजेंट मूवमेंट। अलवर किसान आंदोलन। अलवर में ना अपने दो किसान आंदोलन पढ़ेंगे भाई। एक बार इधर देख लो थोड़ा सा, फिर अपने कर लेंगे आगे। एक पढ़ेंगे निमूचना। कौन सा पढ़ेंगे? निमूचना किसान आंदोलन। ये निमूचना किसान आंदोलन राजपूत किसानों द्वारा किया गया। कौन से किसानों द्वारा? जैसे बिजोलिया बेगों में कौन से किसान थे? धाकड़। खालसा वाले में जाट। बूंदी वाले में, इसमें कौन से किसान थे? ये बेसिकली दो इलाकों में हुआ था। निमुचना तो इसका एक मुख्य केंद्र बन गया था। बाकी दो इलाकों के राजपूत किसान थे, बानसूर और थानागढ़। कौन कौन से इलाके है अलवर में से इलाके? दो दो क्षेत्र, एक का नाम बानसूर और एक क्षेत्र का नाम क्या है? थानागढ़। इन क्षेत्रों में किया गया। अच्छा, दूसरा एक आंदोलन इस क्षेत्र में हुआ था, वो था मेव किसान आंदोलन। कौन था? मेव। मेव किसान आंदोलन कौन से क्षेत्र में होगा? जो मेव का इलाका है। मेव का इलाका क्या कहलाता? ये मेव किसानों ने किया। इस आंदोलन का नाम भी मेव किसान आंदोलन है और किया भी किसने था? मेव किसान। अच्छा, मेव किसान कहां पे करेंगे? तो मेवात। कौन से क्षेत्र में? कुछ अलवर में कुछ इलाकों के नाम आपने सुन रखे होंगे, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा, ये वाले जो बेल्ट पड़ते हैं। कौन कौन से क्षेत्र बताओ देखे? रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और तिजारा। तो राम लक्ष्मण किशन, ये तो नाम याद हो ही जाएंगे ना। एक नाम ले दे के याद करना आपने को, तिजारा। कौन सा नाम है? तो अलवर में कौन कौन से किसान आंदोलन में बताओ देखे? निमुचना किसान आंदोलन और मेव किसान। निमुचना किसान आंदोलन कौन से किसानों ने? राजपूत किसान। मेव किसान आंदोलन, मेव किसान। राजपूत किसान आंदोलन कौन से क्षेत्र में? बानसूर और थानागढ़। मेव किसान आंदोलन कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में कौन कौन से इलाके? रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशन। उतार लो एक बार ऐसे कैसे, फिर अपने आगे एक पढ़ लेंगे। थोड़े कम चीजें लिखनी पड़ेगी अपने को।
लिख ली? चले एक एक का पोस्टमार्टम करे। लिखो निमुछड़ा किसान आंदोलन, एक एक पढ़ते हैं इनमें से। निमुछड़ा किसान आंदोलन, निमुछड़ा जगह का नाम अलवर में ना। अब मैं ये नहीं लिखवाऊंगा बस कौन से किसानों ने किया, कौन से क्षेत्र में किया, समझ जाओगे ना यहाँ से। अपने सीधा सीधा आगे पढ़ते हैं, क्या कारण थे, कौन नेता थे, क्या घटनाएं भी। निमुछड़ा किसान आंदोलन, निमुछड़ा पीजेंट मूवमेंट। पे लिख लो कारण, कोजेज, निमुछड़ा किसान आंदोलन के कारण। 19 सुनना बात, 1924 के आसपास में यहाँ पे भूमि बंदोबस्त किया गया। क्या किया गया? अच्छा, अलवर में ज्यादातर जमीन खालसा थी, यहाँ जागीरें थी नहीं। 80% जमीन तो खालसा थी, 20% जमीनें कौन सी थी? जागीर। राजा महाराजाओं ने भूमि बंदोबस्त करवाने शुरू कर दिए थे। सामंतों वाले इलाके में भूमि बंदोबस्त कम हुए थे, राजाओं वाले इलाके में भूमि बंदोबस्त ज्यादा। पर राजा का अंग्रेजों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, तो अंग्रेजों ने कहा जमीन नाप दो यार। 1924 में जमीन नपवाई थी। एनएल टिक्को नाम का एक अफसर था। क्या नाम था? एनएल टिक्को नाम करके एक अफसर था, उस एनएल टिक्को ने 1924 के अंदर जमीनें नापी। मत जमीनें नाप के भू राजस्व निर्धारित किया, भाई इसका इन पे इतना भू राजस्व, इतना भू राजस्व, इतना भू राजस्व। तो राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया। कौन से किसानों पे? राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया गया। कब बढ़ा दिया गया? 1924। लिखो आप, एक नंबर लगा लिखो, फिर मैं बताता हूँ। 1900, एक नंबर लगा लिखो, 1924 ईस्वी में। इन 1924 एडी, 1924 ईस्वी में, इन 1924 एडी राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों का भू राजस्व बढ़ा दिया गया था। राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया गया था। लैंड रेवेन्यू वॉज रेज्ड ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स। राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया गया था। लैंड रेवेन्यू वॉज रेज्ड ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स। राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया गया था। लैंड रेवेन्यू वॉज रेज्ड ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स। अब सुनो, देखो हुआ क्या था बात। पहले राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों से टैक्स कम लिया करते थे। कारण क्या था कम लेने का? ब्राह्मणों से तो कम लेने का कारण सिंपल सा ये हुआ करता था कि ब्राह्मण पहली बात तो खेती करते भी नहीं थे, और यदि कोई थोड़े बहुत ब्राह्मण खेती करते तो धार्मिक स्थिति में उच्च माने जाते थे, कि धार्मिक क्रियाकलाप सारे किसके नियंत्रण में होते? ब्राह्मणों। इसलिए ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों से पैसे लेने नहीं। और ये धारणा आज दिन तक है। मैं अभी भी देखता हूँ कि गांव के अंदर यदि आपने किसी से उधार पैसे ले रखे हैं और आप खा जाओ, कोई बात नहीं, खागे तो खागे, नागे आदमी हो आप। पर किसी ने ब्राह्मणों से पैसे ले रखे हैं और यदि उनके पैसे खा गए तो पूरे गांव वाले गालियां निकालते हैं, ब्राह्मण का पैसा खा गए, है ना, कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाएगा पका पकान, ब्राह्मण के कैसे खा सकता है। अभी तक अपने दिमाग में कि ब्राह्मण के पैसे तो खाने नहीं, या ब्राह्मणों से पैसे लेने नहीं चाहिए, ये अभी तक धारणा है। तो पहले भी राजा महाराजा भी ब्राह्मणों से टैक्स क्या लिया करते? कम। अच्छा, राजपूत किसानों से टैक्स कम लेने का कारण यह था कि राजपूत थे सैनिक, राजा की सेना के अंदर कौन हुआ करते? राजपूत। तो सैनिकों को छूट दी जाती है, भाई सैनिक है तो सैनिकों को थोड़ी छूट दे दी जाए, इसलिए राजपूत किसानों से टैक्स क्या लिया करते? कम। अभी भी सरकार छूट देती है। कैंटीन, भाई कैंटीन फौजियों के लिए क्यों है, मास्टरों के लिए तो नहीं है, डॉक्टरों के लिए तो नहीं है, पोस्ट पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए तो नहीं है। कारण कहा गया कि भाई सैनिक जितना काम करते हैं ना उतनी उनको तनख्वाह नहीं मिलती। उसकी 24 घंटे की ड्यूटी यार। आपने किसी भी जगह पे उसको ले जा खड़ा कर दिया, कश्मीर में भी खड़ा हो जा, तो नागालैंड के अंदर भी खड़ा हो जा, और सबसे बड़ी बात है कभी भी मर सकता है, कभी भी शहीद हो सकता है, उस आदमी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जबकि आप एक टीचर की नौकरी क्या है, आप सुबह 7 बजे जाओ, 1 बजे तक स्कूल जाओ, 1 बजे वापस आ जाओ, गाँव की पंचायती करो, है ना। और स्कूल में भी क्या करना है क्या नहीं करना आप जानो ना, आपका काम जाने, उसमें भी ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर की तनख्वाह फौजी से ज्यादा है। तो फिर कहा गया कि भाई फिर कोई क्यों जाना चाहेगा उस तरफ आपके। ठीक है, तो बेरोजगारी बढ़ी हुई इसलिए तो लोग जा रहे हैं, पर फिर भी लोगों को लगना चाहिए ना सरकार हमारा ध्यान रखती है, तो इसका कैसे ध्यान रखा जाए। तो फिर सरकार ने कहा कि भाई इनको बाकियों को मार्केट से सामान लाना पड़ेगा, मार्केट वाली रेट से, तुम्हें हम सामान सस्ता देंगे, तुम्हारे लिए कैंटीन की सुविधा है, तो जितनी तुम्हें तनख्वाह कम मिल रही है उतना थोड़ा सामान तुम्हारे सस्ता दे देंगे, थोड़े रुपए वो बच जाएंगे, तुम्हारी तनख्वाह क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो अब भी सरकार करती है। तो इन सैनिकों को भी कहा गया कि भाई राजपूत जो किसान होंगे उन वो चूंकि सैनिक होते हैं इसलिए उनसे टैक्स क्या लिया जाएगा? कम। इस समय राजा हुआ करते जयसिंह। राजा कौन थे? और राजा जयसिंह थोड़े समानता आधारित रवैसी बात करने वाले थे। राजा जयसिंह ने कहा कि सब बराबर है, किसी को कोई भी छूट मिलनी नहीं। किस बात की? ब्राह्मणों को छूट, और किस बात की? राजपूतों को छूट। इसलिए उन्होंने बराबर कर दी कि सबके टैक्स बराबर है। अब अचानक 40% टैक्स बढ़ाए थे। कितने परसेंट टैक्स बढ़ाए थे? लिख लो भले कोष्टक में 40%। इस लाइन की कोष्टक में लिख लो 40%।
40%। 40% खूब सारे होते हैं ना। अभी आपकी फीस है 1 लाख रुपए मान लो, है ना, 94,000 रुपए, 1 लाख रुपए। अचानक अगले बैच में कह दिया जाए 1,40,000 लेंगे, खूब बढ़ गए ना। मतलब हम यहाँ कोचिंग में भी फीस बढ़ाते हैं तो वैसे बढ़ाते हैं कि भाई 5,000 बढ़ा दी, 7,000 बढ़ा दी, 10,000 बढ़ा दी, एक साल के अंदर इतनी फीस बढ़ा दो यार अपने। आप अचानक तो लाख की कितनी कर दी जाएगी, 1.5 लाख, ज्यादा लगती है। या आपसे एक किस्त ले ली, दूसरी किस्त के टाइम कहोगे नहीं आप 94 में नहीं है, 1,40,000 दो रहे, तो अचानक ज्यादा हो जाए ना फीस, तो 40% तो बहुत ज्यादा फीस हो जाती है ना भाई, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ज्यादा वृद्धि कर दी गई। ब्राह्मण किसान तो चूंकि कम थे तो उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया, राजपूत किसान थोड़ी संख्या में भी ज्यादा थे, इसलिए राजपूत किसानों ने आंदोलन कर दिया। आई बात समझ में? तो कोई पूछेगा ब्राह्मण और राजपूत किसानों पे कहां पे कर बढ़ा दिए गए थे, कितने परसेंट, कब? 1924। एक दूसरी और बड़ी गजब समस्या थी यहाँ पे। राजा जयसिंह को जंगली सुअर पालने का शौक था। क्या पालने का शौक था? वो समस्या उत्पन्न कर रहे थे, लिखो जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोअर। जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोअर। मैं बताता हूं कैसे क्या। जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोअर। ये तो क्या, जंगली सुअर बहुत खतरनाक जानवर होता है। कि जंगली सुअर पहले जब राजा महाराजाओं का दौर था उस समय सबसे अच्छा शिकार किसी जानवर का माना जाता था, किसका माना जाता? जंगली सुअर का शिकार सबसे अच्छा माना जाता था। और जंगली सुअर का शिकार करने जाते तब 10-12 लोगों को एक साथ मिलकर जाना पड़ता था, कि सिंगल आदमी जाता, जब तक बंदूकें नहीं आई थी तब तक तो ज्यादा ये था, भालों से शिकार करते, भाले लेके जाते फिर उसको मार के लाते। और यदि अकेला आदमी भाला लेके जंगली सुअर का शिकार करने चला गया तो वापस नहीं आता, सुअर मार देता उसको। सुअर इतना शक्तिशाली जानवर होता था। तो अपने जो ना राजस्थान का साहित्य यदि उठा के आप पढ़ो तो उसमें ऐसी ऐसी कहानियां है कि मतलब एक सुअर और उसकी जो मादा है, सुअर की मादा को बोलते भूंडण, क्या बोलते? तो सुअर और भूंडण का एक जोड़ा अपनी गुफा के अंदर बैठा है, और उसने मादा ने अपने नर को कहा कि भाई बाहर है ना, और वो शिकारी आए हुए हैं और वो तेरे को मारेंगे आज, अपने को मारेंगे आज। और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए, उसमें अपनी मादा की तरफ देखते हुए कहा कि बाहर जाके उसको कहे कि घर पे समाचार भिजवा दे कि पत्नी सती होने की तैयारी कर ले, मैं मारूंगा इसको बाहर जाके। तो अपने वैसे ही हूं वो सुअरों की कहानियां है। तो सुअर बड़ा शक्तिशाली जानवर होता है। नॉर्मली क्या है कि यदि आपके खेत में कभी हिरण घुस गए, वो गांव में हिरण आ जाते खेत में, और यदि आप सुबह देख के आए तो आपको यूं लगेगा खेत में बीच बीच में से खा गए, यहाँ से खा गए थोड़े, यहाँ से पत्ते खा गए, यहाँ से पत्ते खा गए, यहाँ से पत्ते खा, अब लगेगा कि यार नुकसान तो कर गए, पर यूं बीच बीच में नुकसान करके जाएंगे। यदि कभी आपके खेत में सुअर घुस गए तो सुबह तक पता नहीं चलेगा यहाँ फसल थी, खुरंड कर देंगे पूरा, एकदम पूरा का पूरा साफ कर देंगे। अच्छा, यदि आप खेत में और आपके हिरण घुस गए और आप दूर से लठ भी उठा के भागोगे तो हिरण भाग जाएंगे, आपको पास जाने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही वो भाग जाएंगे। जबकि आप सुअर यदि आपके खेत में घुस गए, आप लठ उठा के, वो सामने आएगा कि ला। तो ये जंगली सुअर, राजा जयसिंह जंगली सुअर पाल रहे हैं, और उन जंगली सुअरों को रात को खेतों में छोड़ दिया जाता है, तो किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन किसानों की डिमांड ये थी कि या तो सुअर बांध लो या हमें बंदूक का लाइसेंस दो, कि भाई यदि हमारे खेत में आएंगे तो हम इनको गोली मार दें। राजा ने कहा कि ना तो बंधेंगे, ना तुम्हें बंदूक का क्या मिलेगा, लाइसेंस। तो जनता ने कहा भाई साडा हक, फिर आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, राजा जयसिंह एक काम और करके, ब्राह्मणों के नाराज होने का कारण एक ये भी था कि मंदिरों को जो जमीन दी जाती है ना वो फ्री होती थी। मंदिरों को जो भी जमीनें दी जाएगी वो क्या होगी, माफी, माफी भूमि, क्या बोलते हैं उसको, ये माफी भूमि। उस जमीन पे कोई भी टैक्स लगता नहीं था। राजा जयसिंह ने टैक्स लगा दी, और टैक्स लगाने छोड़ो, वो जमीन जब्त कर ली कि मंदिरों के पास में कोई भी जमीन नहीं होगी। तो मंदिरों वाली जमीन थी किसके पास, ब्राह्मणों के पास। तो वो जमीन वापस छीनी गई। और भारत में किसी को एक बार देने के बाद कुछ ले ले, इतनी पॉल थोड़ी पड़ी है भाई साहब। लिखो, माफी भूमि की जब्ती, सीज्ड माफी लैंड, माफी लैंड को सीज करना शुरू कर दिया था। माफी भूमि की जब्ती, सीज्ड माफी लैंड, माफी भूमि की जब्ती, सीज्ड माफी लैंड। तीन मोटी मोटी सी बातें याद रखना कि भू राजस्व बढ़ा दिया गया था, राजपूत ब्राह्मण किसानों का कितना परसेंट कर दिया गया, 40%। जंगली सुअरों की समस्या चल रही थी, और जो मंदिरों को और ब्राह्मणों को जो जमीन दी गई थी वो क्या कर ली थी, वापस जब्त। माफी में मतलब जिन जमीनों का कोई भी टैक्स नहीं मिलता वो जमीन में जब्त करूंगा मैं, मेरे हिसाब से बांटूंगा, और उनपे क्या लगाऊंगा अब, टैक्स। नेता लिखो, नेता कौन थे? माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह।
क्या क्या नाम बताओ देखे? माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और दोबारा बताओ नाम एक बार। गंगा सिंह और गोविंद सिंह। ये कौन से आंदोलन के नेता है? निमुच। इन्हीं दिनों दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन चल रहा था। दिल्ली में एक पार्टी हुआ करती, उसका सम्मेलन था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। कौन सी थी? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तो ये अलवर वाले राजपूत इकट्ठे हो गए, इन दिल्ली वालों के पास गए और इन दिल्ली वालों को जाकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, हम तुम्हें क्षत्रिय नहीं लगते क्या? तो उन्होंने कहा हाँ साहब तुम भी हो पूरे, तो तुम हमारे आंदोलन में साथ क्यों नहीं देते? हम वहां अकेले आंदोलन कर रहे हैं, तुम्हें साथ देना चाहिए। तो इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कहा कि हम नीमूचना वाले किसानों के साथ है। तो नीमूचना वाले किसानों को एक बड़ी पार्टी का साथ मिला था। कौन सी पार्टी का? लिखो। अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन का समर्थन किया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सपोर्टेड मूवमेंट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सपोर्टेड मूवमेंट। आंदोलन का समर्थन किया। तो किसानों में थोड़ा जोश आया, किसानों के समाचार पत्र निकालते हैं। एक पंपलेट छाप के निकाला था सारे किसानों तक पहुंचाने के लिए, पुकार। क्या नाम था पंपलेट का? देख लो। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। फार्मर्स पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड पुकार, कि भाई किसानों की पुकार सुनो। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। फार्मर्स पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड पुकार। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। कौन सा पर्चा प्रकाशित किया? राजा जय सिंह तो विदेश यात्रा पर गए हुए थे, पीछे से पता चला कि निमूचना नाम के गांव में किसान इकट्ठे हो गए। कौन से गांव में? लिखो, निमूचना हत्याकांड। निमूचना मैसेकर। 14 मई 1925। खूब सारे किसान इकट्ठे हो गए निमूचना में, क्योंकि राजपूत किसान थे इसलिए इनके पास हथियार थे, तो हथियार लेके इकट्ठे हो गए। तो स्टेट ने रोक लगाई कि भाई हथियार लेके तुम इस प्रकार से इकट्ठे नहीं हो। ये इकट्ठे हो गए थे। फिर एक पुलिस अधिकारी थे छाजू सिंह, क्या नाम था? छाजू सिंह ने वहां किसानों पर फायरिंग कर दी। बेगू में कितने किसान शहीद हुए थे? दाबी में कितने किसान शहीद हुए थे? यहाँ शहीद हुए 156। कितने शहीद हुए? किसान हत्याकांड में भारत का सबसे बड़ा किसान हत्याकांड। कभी इतने किसान एक साथ शहीद नहीं हुए कहीं पर। लिखो। साधु सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने, पुलिस ऑफिसर नेम्ड साधु सिंह, साधु सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने, पुलिस ऑफिसर नेम्ड साधु सिंह, साधु सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने, पुलिस ऑफिसर नेम्ड साधु सिंह, किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ऑर्डर्ड फॉर फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए। 156 फार्मर्स फॉर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए। 156 फार्मर्स फॉर मार्टेड इन इट। गांधी जी एक अखबार निकाला करते थे, उसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? गांधी जी अपने यंग इंडिया अखबार के अंदर लिखते हैं कि ये जलियांवाला कांड से भी भयानक है। इससे भयानक है जलियांवाला। और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे डायर 2 बार आके गए, वहां पे तो डायर 1 बार आया था, यहाँ पे डायर 2 बार आया। ये डबल डायरिज्म है। क्या है? डबल डायरिज्म, दोहरी डायर सही। किसने कहा था? अपने कौन से अखबार में? तो गांधी जी खुद बूढ़े थे, बाकी अखबार क्या है लिख लो। अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया, अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया, गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही बताया था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। डायर जलियांवाला कांड में फायरिंग करने वाला डायर था। ऐसा लगता है जैसे 2 डायर हो यहाँ पे तो कोई। गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही बताया था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। क्या, कहां तक लिखा है? हिंदी में, इंग्लिश में? अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही बताया था। इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया, गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म।
गांधी जी ने इसे क्या बताया था? दोहे डायर साहिब बताया था। एक दिल्ली से अखबार और निकला करता था, रियासत। कौन सा अखबार था? उस रियासत अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की थी। किससे की थी? लिख लो, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, या जलियांवाला हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला मैसेकर। इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला मैसेकर। इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला मैसेकर। मैंने अभी बताया कि अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो सारे किसान आंदोलनों में भाग ले रहा था, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ वाले एक अखबार निकाला करते, उसका नाम था तरुण राजस्थान। क्या नाम था? तो बाकायदा रामनारायण चौधरी वहां गए और वहां जाके पूरी स्थितियों का पता लगाया, लोगों के बयान लिए, फोटो वोटो लिए वहां के, और बाद में इसको बहुत ढंग से विद फोटो पब्लिश किया था। तो किसी अखबार में ये सचित्र प्रकाशित हुआ था, तो वो अखबार कौन सा था? 7 दिन का, 7 दिन में आया करता था ये अखबार। तो 31 मई को न्यूज छपी है। कब छपी थी? हत्याकांड कब का है? 14 मई को। न्यूज कब छपी थी? 31 मई को। कौन से अखबार में? तरुण राजस्थान। देखिए, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इसे सचित्र प्रकाशित किया था। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इट विद पिक्चर्स। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इसे सचित्र प्रकाशित किया था। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इट विद पिक्चर्स। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इसे सचित्र प्रकाशित किया था। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इट विद पिक्चर्स। समाचार पत्र ने इसे कैसे प्रकाशित किया? कब किया? लिख लो, 31 मई 1925, 31 में 1925। कब प्रकाशित किया गया? 31 मई 1925 को। तीनों अखबार याद रखना। यंग इंडिया में क्या लिखा गया था? डबल डायरिज्म। रियासत में क्या लिखा गया था? जलियांवाला बाग के समान। और तरुण राजस्थान ने इसको कैसे पब्लिश किया था? और सबसे बड़ी न्यूज यदि कोई अखबार छापता तो वो अखबार कौन सा छापता है? ऑब्वियस सी बात है, रियासत। ये तो भारत, राजस्थान से बाहर के अखबार थे। छोटी मोटी न्यूज छपेगी, बड़ी न्यूज तो राजस्थान वाले में छपेगी। तो राजस्थान का अपना अखबार कौन सा था? पहले बढ़ गई आपकी बात है। फिर राजा विदेश यात्रा से वापस आए, राजा को पता चला घटना का, राजा किसानों के पास ही चले गए, उनसे बातचीत कर ली, मुआवजा वगैरह दे दिया, तो आंदोलन धीरे धीरे अपने आप क्या हो गया था? समाप्त। अगला लिखो, मेव किसान आंदोलन। दो पढ़े ना अलवर वाले में हमने, एक नीमू छना, दूसरा कौन सा? मेव। मेव किसान आंदोलन, मेव पीजेंट मूवमेंट। मेवात इलाके में हुआ। मेवात इलाके में कौन कौन से क्षेत्र बताए हमने, बताओ? रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और कारण लिखो, देख कारण। कौन से किसानों ने किया, कहां किया, तो लिख लिया। कारण लिखना, लिखो कारण। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। ये सबके टैक्स बढ़े थे, राजपूत ब्राह्मणों को थोड़े ज्यादा बढ़ गए थे, बाकी बढ़े सबके थे। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। जंगली सुअर सबको परेशान कर रहे थे, लिख लो, जंगली सुअरों की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर। जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर। जंगली सुअरों की समस्या। अब सुनना, देखो बात, ये जो मेवात वाला इलाका है, मेव जाति के लोग रहते हैं, इसलिए इस इलाके को क्या बोलते हैं? मेवा। ये मेव पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए। क्या बन गए? लेकिन इन मेवों की कल्चर चेंज नहीं हो पाई थी। इनकी कल्चर बाद में भी हिंदुओं जैसी पड़ी थी। इनके नाम वैसे मिल जाते, चांद, भेरू, है ना, इस प्रकार के नाम है। भंवरू खां, कालू खां, राजू खां, इस प्रकार के नाम मिल जाते। ऐसा भी कोई नहीं था कि बहुत ज्यादा मस्जिदों के अंदर जाना, वो बात भी नहीं थी। कोई मंदिर में भी ले जाता तो वहां चले जाते। तो नॉर्मल सा यूं चल रहा था कि कल्चर चेंज हो नहीं पाई थी। त्योहार भी मना लिया करते, होली दिवाली टाइप का भी हो जाता, तो उसमें भी कोई इनमें अंतर ज्यादा आया नहीं था। राजा जयसिंह अंग्रेजों के साथ बनती नहीं थी। राजा जयसिंह अंग्रेजों के साथ नहीं बनती। उन दिनों ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था, ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करवाते। लेकिन राजा जयसिंह पहले ये कहते हैं कि वे लोग जो ईसाई बन गए उनको वापस हिंदू बनाएंगे। वे लोग जो ईसाई बन गए उनको वापस क्या बनाया जाएगा? और थोड़े प्रो हिंदू टाइप के राजा हो गए थे, जो जो ईसाई बन गए, लाओ रे वापस लाओ, वापस अपने हिंदू बनाए। तो पता चलता साहब फलाने गांव में कोई ईसाई बन गया, राजा अपने आदमी भेजते, बुलाते, समझाते उसको, ये क्या तरीका है, तू चेंज कैसे कर सकता धर्म, वापस हिंदू बनाया जाए भाई।
अब ईसाई तो बनने वाले कम ही थे, अपने ईसाई मिशनरियों का ज्यादा प्रभाव भी नहीं था। तो बाद में किसी ने कहा साहब ईसाई तो थोड़े से बने, पर ये मुसलमान तो खूब सारे बने हुए, ये भी पहले सारे के सारे क्या थे, हिंदू। इसलिए राजा ने इन क्षेत्रों में जाके वो प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि भाई जो जो पहले हिंदू थे बाद में मुसलमान बन गए, उनको भी वापस अब क्या बनाया जाएगा, घर वापसी कार्यक्रम क्या चलाएंगे। और मेव तैयार और बैठे, मेव न काम बन जाएंगे। पर हिंदुओं में समस्या दूसरी है, हिंदुओं के अंदर एग्जिट है, एंट्री नहीं है। हिंदू से मुसलमान बन सकता है, हिंदू से जैन बन सकता है, हिंदू से ईसाई बन सकता है, हिंदू से सिख बन सकता है, हिंदू से बौद्ध बन सकता है। हिंदू कैसे बनते हैं इसकी कोई विधि नहीं है कि किसी ईसाई को हिंदू बनना है, किसी मुसलमान को हिंदू बनना है, कैसे बने। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यह है कि यदि आप हिंदू बनोगे तो फिर कौन सी जाति में जाओगे भाई, बिना जाति के तो सिस्टम ही नहीं है ना। और यदि आप बिना जाति के हिंदू हो तो ब्याह किस में करोगे। हिंदू समाज जाति व्यवस्था बंटा हुआ है, जातियां बंद डिब्बा है। जाति हमारा वह सच है जो कभी नहीं जाती, जो हमेशा आपके साथ में बनी रहती है। तो अब वो दिक्कत थी। तो जब ये मेओ ने कहा कि भाई हाँ, राजा जय सिंह ने कहा कि भाई तुम वापस हिंदू बनो, तो इनका बन जाएंगे। पर हम हिंदू बन जाएंगे तो कौन सी जाति में जाएंगे। तो राजा जय सिंह ने कहा तुम्हारे वाला मामला तो सिंपल है, तुम पहले हिंदू ही थे तो कौन सी जाति में थे। सब फलानी जाति के थे। अलग अलग जातियों, अपने गांव भी देखो, अलग अलग जातियों के गांव होते हैं। इस जाति गांव, इस जाति गांव, बड़ी बड़ी मेजोरिटी वाली जाति कोई ना कोई होती है। तो उनका साहब हम इस जाति के लोग थे, पर बाद में हमने इस्लाम स्वीकार किया था, हम इस जाति के लोग थे, इस्लाम स्वीकार किया। ठीक है, आप उसी जाति में जाओगे। जिस जाति के हिंदू थे फिर आप मुसलमान बने, उसी जाति की वापस क्या बना दिया जाएगा, हिंदू। उनका राजा जी आपके कहने से नहीं होता। दिक्कत यह आएगी कि आपने कह दिया कि हम उस जाति के हिंदू बन जाएंगे, पर उस जाति के जो बाकी हिंदू हमारे भाई हैं वो हमको बेटियां नहीं देंगे, ना हमारी बेटियां लेंगे, शादी ब्याह किसमें करेंगे। तो राजा सिंह का ये भी फैसला करते हैं। तुम कौन सी जाति के हिंदू थे, कहा साहब हम फलानी पर्टिकुलर जाति के हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने। तो उस जाति के हिंदुओं के भी गांव होंगे पास में, उस जाति के हिंदुओं को बुलाया कि 5 पंच इधर से आओ, 5 पंच इधर से आओ। 5 वो मुसलमान जो हिंदुओं से मुसलमान बने थे, 5 वो हिंदू जो उसी जाति के हिंदू थे, उनको बुलाया, कहा अभी के भी घोषणा करो तुम 5 बेटियां इनको देखो और ये 5 बेटियां तुम्हें देंगे। राजा जय सिंह ने 100 साल पहले अलवर में गांव के गांव कन्वर्ट कर दिए। अलवर में मतलब 100 साल पहले के कई गांव के गांव ऐसे मिल जाएंगे जो उस टाइम मुसलमान थे, राजा जय सिंह के प्रभाव में क्या बन गए थे। मतलब इतना बंदा वो प्रोएक्टिव हो गया था कि अलवर के किले के बाहर एक पंडित जी बिठाए गए, उनको कहा गया कोई आए फटाफट हिंदू बनाना है, और कुछ ही नहीं करना होता था। जो ही कोई बंदा, मैं गया और मैंने जाकर मेरे को हिंदू बना दो। हाँ ठीक है, मेरे पहना जनेऊ, जनेऊ पहनाई, गंगा जल दिया मुझे और तुलसी के पत्ते दिए और कहा बोलो ओम भूर्भुवः स्वतः सर्वतोमुर्वरेण्यम, आज के बाद तू क्या है। जब इन इलाकों में ये हिंदू वाली बात आनी शुरू हुई तो यहाँ के जो मुसलमान संगठन थे वो बाद में खिलाफ होने लगे, और उन्होंने कहा भाई ये क्या तरीका है, जो बन गए अब तुम उनको वैसे कैसे कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर कई मांगे धार्मिक हो गई। ये मांग कैसे हो गई। और सच्ची सच्ची बात तो यह है कि वास्तव में धार्मिक आंदोलन था, किसानों वाली मांगे तो एक आधी यूं जुड़ी हुई है साथ में, बाकी इनकी मुख्य मांग वो थी। इनकी मुख्य मांग ये थी कि राजा जय सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था कि अलवर की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, हिंदी। तो यहाँ मुसलमानों ने मांग की कि उर्दू को भी बढ़ावा दो। किसको बढ़ावा दो, 3 नंबर लिखो, उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी कारण है कि उर्दू को बढ़ावा नहीं था, उनकी मांग थी उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड, उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड, उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर वही कहा कि राजा हिंदू हिंदू ज्यादा कर रहा है, इसलिए हिंदुओं को नौकरियां मिल गई ज्यादा और मुसलमानों के पास नौकरियां नहीं है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को भी स्थान दिए जाने, यह संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लिख लो, अगला लिखो, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नंबर ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नंबर ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नंबर ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज, मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वही मस्जिदों पर मैंने कहा था गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कि माफी वाली जमीन कुछ नहीं, हमारा कंट्रोल है, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो कहा मस्जिदों से सरकार का नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। देखो, मस्जिदों से सरकार का नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड, मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड, मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड।
तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण है, उर्दू को बढ़ावा नहीं है, मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में संख्या कम है, भू राजस्व ज्यादा है और जंगली सुअरों की समस्या। नेता लिखो। क्या क्या नाम बोलो देखे? यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी। क्या क्या नाम दोहराओ तो? यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद। एक नंबर यासीन खान के स्टार लगाओ। यासीन खान बड़े नेता थे। हरियाणा में जगह पड़ती है, गुड़गांव पड़ता है, गुड़गांव, गुड़गांव, गुरुग्राम, गुरुग्राम बोलते हैं आजकल, तो गुरुग्राम के थे, लिख लेना क्वेश्चन में, बोले गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य का गांव है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? गुरुग्राम। और अलवर के तो टच ही करता है उधर, गुड़गांव अलवर की बाउंड्री वहां तक जाती थी, तो ये उधर से आगे। अच्छा, कई मुस्लिम संगठन थे वो इनके समर्थन में आ गए, जैसे उधर राजपूतों के समर्थन में कौन सा आ गया था? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, लिख लो। कई मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया। सम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड मूवमेंट। कई मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया। सम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड मूवमेंट। मैं नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो एक बार, फिर अपने बात करेंगे। लिख लो आप, अभी याद हो जाएंगे, अरे सिंपल नाम है, अरे 2 मिनट में याद करवा दूंगा। अभी अभी देखो, 2 मिनट में आप तोते की तरह बोलोगे। ऊपर माल पंच बोर्ड से सिंपल याद होगा आपके। मैं जादू दिखाता हूँ, देखो अभी आप बोलो, देखो एक बार जो नाम बोला जाए आपसे। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। क्या नाम है? अंजुमन ए, है ना? मैं एक शब्द बोलूं यदि कि हिंदू सेवक सभा, बोलो देखे, सिंपल सा लग रहा है आपको? हिंदू सेवक सभा ना। अब सुनना देखो, इस्लाम का मतलब तो इस्लाम हो गया, खादिम का मतलब होता है सेवक। खादिम का मतलब, देखो सेवा, सेवा के लिए फारसी में एक वर्ड होता है खिदमत, वह उसकी खिदमत करता है। सेवा करने वाला क्या कहलाता है? सेवक। तो खिदमत करने वाला क्या कहलाएगा? खादिम। तो खादिम का मतलब क्या हो गया? सेवक। अंजुमन का मतलब सभा। अंजुमन का मतलब, बॉलीवुड के गानों में कई बार आता है, तेरी अंजुमन से उठकर हम चले गए, तेरी सभा से हम उठ गए। तो अंजुमन का मतलब क्या हो गया? खादिम का मतलब, इस्लाम का मतलब इस्लाम, इस्लाम के सेवकों की सभा, इस्लाम सेवक सभा, अंजुमन खादिमुल इस्लाम। बोलो देखे, अंजुमन खादिमुल, अंजुमन मतलब, खादिम मतलब, इस्लाम मतलब इस्लाम हो गया, इस्लाम के सेवकों की सभा, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। बोलो दोबारा, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। एक मैं एक वर्ड बोलो, हिंदू प्रचार सभा, हो सकता है हिंदू प्रचार सभा। अब वापस देखना, इस्लाम तो इस्लाम हो ही गया। तबलीग का मतलब होता है प्रचार करना। तबलीग का मतलब क्या होता है? जमीयत का मतलब सभा। अंजुमन का मतलब भी सभा और जमीयत का मतलब भी सभा।
तो तबलीग मतलब क्या हो गया? प्रचार। जमीयत मतलब क्या हो गया? सभा। तो इस्लाम का प्रचार करने वालों की सभा, जमीयत तबलीगुल इस्लाम। बोलो देखे, जमीयत। आपने कोरोना में खूब नाम सुना तबलीगी जमात, वो तबलीगी जमात जो सुना था वो यही है। तबलीगी जमात का पूरा नाम क्या है? जमीयत तबलीगुल इस्लाम। क्या नाम है? हुआ क्या था कि जब इन क्षेत्रों के अंदर राजा जय सिंह ने मुसलमानों को हिंदू बनाना शुरू कर दिया, तो फिर ऐसे संगठन बने जो मुसलमानों का प्रचार करते। तो मुसलमानों का प्रचार करने वाला संगठन कौन सा होगा? जमीयत तबलीग। आई बात समझ? तो ये संगठन बने, तो आंदोलन थोड़ा ये मूवमेंट पकड़ा। मूवमेंट पकड़ा तो बाद में राजा जय सिंह को लगा ये तो मामला खतरनाक होगा, तो राजा जय सिंह ने कहा जांच आयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो, अलवर महाराजा जय सिंह ने जांच आयोग का गठन किया। अलवर महाराजा जय सिंह फाउंडेड इंक्वायरी कमीशन या फॉर्म्ड इंक्वायरी कमीशन। अलवर महाराजा जय सिंह ने जांच आयोग का गठन किया। अलवर महाराजा जय सिंह फाउंडेड इंक्वायरी कमीशन। अलवर महाराजा जय सिंह ने जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग के सदस्य लिखो। दुर्जन सिंह, गणेशी लाल, गजनाफर अली। क्या क्या नाम बताओ देखे? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर अली। मेव किसान आंदोलन के लिए कौन सा जांच आयोग बनाया गया? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और जांच आयोग किसानों के पास गया कि हाँ भाई बताओ क्या समस्या है। पर यासीन खान ने किसानों को कहा कि अपने जांच आयोग के सामने जाना नहीं, तो किसानों ने जांच आयोग का क्या कर दिया? बहिष्कार। किसके कहने पे? देखो, यासीन खान के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ यासीन खान, ऊपर लिखा है यासीन का नाम। यासीन खान के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ यासीन खान, किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन। किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन। किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन, जांच आयोग का क्या कर दिया? किसने? किसानों। अब ये मामला हिंदू मुस्लिम हो गया कि भाई मुसलमान जांच आयोग के पास जाने नहीं जा रहे, और हिंदुओं को ऐसा लगता था कि भाई हमारे राजा जय सिंह की क्या हो रही है? बेइज्जती। इसलिए कई जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे। आंदोलन हिंसक हो गया, आंदोलन सांप्रदायिक हो गया। हिंदू मुस्लिम समस्या होगी तो क्या हो गया? सांप्रदायिक। लड़ाइयां हुई तो क्या हो गया? हिंसक। लिखो, यह आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल। यह आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल। यह आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल। तो ये तिजारा जगह पड़ी हमने, यहां पर दंगे हो गए, यहां पे कम्युनल राइट्स हो गए। लिख लो, 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन तिजारा। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन तिजारा। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन तिजारा। अब अंग्रेजों को मौका मिला। अंग्रेजों की और जयसिंह की भी आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि ईसाइयों के उधर भी पंगे कर रहा था। अंग्रेजी को उठा के क्या लागू कर दी थी? हिंदी। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, और उसने कई पंगे कर दिए। तो बाद अंग्रेजों को मौका मिला। अंग्रेजों ने कहा देखो भाई दंगे हो रहे हैं, इसका मतलब राजा राज को संभाल ही नहीं सकते, इसे राजा को हटा दिया। राजा के परिवार के किसी दूसरे बंदे को बिठा दिया। राजा को हटाकर 2 साल के लिए इंग्लैंड जा। कहां जा? 2 साल एक बार तू संभाल नहीं सकता। और अंग्रेजों को ये लगा कि 2 साल अपना कोई बंदा बैठ जाएगा, तब तक जनता राजा जयसिंह को तो भूल जाएगी। राजा जयसिंह 2 साल बाद जब इंग्लैंड से वापस अलवर आए, तो अलवर की जनता ने भयंकर भयंकर स्वागत किया। कि मतलब सुबह उतरे वहां से ट्रेन से, वहां से महल तक जाने में शाम हो गई थी। इतनी जगह पे बाहरों फूल बरसाओ महबूबा टाइप का फील लिया। तो कहा गया कि यार, अंग्रेजों को लगा आदमी तो उतना उतना लोकप्रिय है, तो फिर कहा कि नहीं अभी स्थितियां कंट्रोल में नहीं है, आप फिर बाहर जाइए। फिर राजा यहाँ से पेरिस चला गया। फिर राजा के समझ में आ गया कि अब अंग्रेज यहाँ रहने तो देंगे नहीं।
पेरिस चला गया, पेरिस में रजा की डेथ हो गई थी। लिखो, अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड महाराजा जयसिंह। अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड महाराजा जयसिंह। वह पेरिस चला गया, ही मूव्ड टू पेरिस। वह पेरिस चला गया, ही मूव्ड टू पेरिस। फाइनली वहां जाके रहे थे पेरिस। वह पेरिस चला गया, ही मूव्ड टू पेरिस, तथा वहीं पर मृत्यु हो गई, एंड डाइड देयर, तथा वहीं पर मृत्यु हो गई। कल छुट्टी है, परसों जितना मैंने पढ़ा दिया राजस्थान जी के, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है।